Hello and welcome to this amazing YouTube channel JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास की इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। याद रखें, ये एग्ज़ाम्स महाराष्ट्र बोर्ड ने मार्च अप्रैल 2022 में लिए थे। ये एग्ज़ाम्स 80 मार्क्स के हुए थे क्योंकि 20 मार्क्स का ओरल एग्ज़ाम ऑलरेडी हो गया था। तो आज की वीडियो लेक्चर में 80 मार्क्स का जो रिटन पेपर था उसके टोटल क्वेश्चन 80 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। उनका आंसर क्या है और आंसर क्यों है, यानी कि अगर हम लोग कोई आंसर लिख रहे हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं साथ में करता चलूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि उस आंसर के पीछे रीज़न क्या है। ओके, 2-3 बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 12th क्लास की इंग्लिश से रिलेटेड है। ये देखिए, जब आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलता है एग्ज़ाम हॉल में तो आप लोग सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो भी आप लोगों को ठीक लगा उससे। आप लोगों ने पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ना होती है। इंस्ट्रक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि 12th इंग्लिश में मार्च अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र बोर्ड में एक इंस्ट्रक्शन थी कि डायग्राम्स, वेब्स, फ्लो चार्ट्स या टेबल्स बनाने हैं। अगर आप सही जवाब लिखते हैं लेकिन आप डायग्राम नहीं बना रहे हैं, टेबल नहीं बना रहे हैं, सिर्फ आंसर लिख रहे हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे। ओके, अगर आपके पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन हैं A, B, C, D और आप सिर्फ D लिखते हैं, ओके, तो आपको मार्क नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। दोनों मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड ने इसे डिसाइड किया है कि आप लोगों को MCQ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिर्फ A, B, C, D नहीं लिखना है, बल्कि वो पूरा सेंटेंस, वो पूरा वर्ड लिखना है। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स लोग, आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जब आपके पास में पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर, तब नहीं पढ़ते हैं और फिर बाद में बोलते हैं आप लोग कि पता नहीं मार्क्स क्यों कट गए, मैंने इतने मार्क का लिखा था। तो अगर आप लोगों को पता करना है कि क्वेश्चन पेपर में 12th क्लास की इंग्लिश के टोटल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, मॉडल आंसर पेपर में क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं, किस तरह से पेपर हल करना है, तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग वो वीडियो पहले देखें। ओके, तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर में इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। दूसरी एक चीज़ है, जब आप लोग आंसर पेपर की फ्रंट शीट भरते हैं तो स्टिकर किस तरह से लगाना है, होलोग्राम किस तरह से लगाना है, सीट नंबर कैसे लिखना है, सारी की सारी चीज़ें बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक बढ़िया वीडियो बनाया हूँ। मेरे चैनल JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू पर वो वीडियो है। आप लोग वो वीडियो भी एक बार देखें, आपको समझ आ जाएगा कि एग्ज़ाम हॉल में आंसर पेपर की फ्रंट शीट किस तरह से फिलअप करना है, किस तरह से भरना है। ओके, तो कम ऑन स्टार्ट करते हैं हम लोग पेपर सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप लोगों को पेपर मिलता है, सबसे पहले आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर पर सीट नंबर लिख लें। ये देखिए, ये जो जगह दी हुई है स्पेस, ये सीट नंबर के लिए है, ताकि गड़बड़ में आप लोगों का क्वेश्चन पेपर किसी और स्टूडेंट के क्वेश्चन पेपर के साथ मिक्सअप ना हो जाए। ओके, यहाँ पर डेट देख सकते हैं आप लोग, 4 मार्च 2022 4 मार्च को ये पेपर हुआ था। यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश है, टाइम 3 आवर्स 15 पेजेस और यहाँ पर मार्क देख सकते हैं आप लोग 80। ये 20 मार्क्स के लिए ओरल के एग्जाम्स हुए थे। ओके, ये इंस्ट्रक्शंस है जिसके ताल्लुक से, जिससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताया हूँ। सेक्शन 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग, सेक्शन 1 जो कि प्रोज के लिए है। ओके, प्रोज यानी कि लेसन्स। यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा है आप लोगों को, रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज स्टडी, समरी एंड माइंड मैपिंग, यानी इससे रिलेटेड यहाँ पर चीजें हैं, कंटेंट है। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का। ए, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। नीचे एक्सट्रैक्ट है, पैसेज है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? पैसेज। ओके, तो वो दिया हुआ है, उसे पढ़ना है और दी हुई एक्टिविटीज को पूरा करना है। फिलहाल हम लोग पेज नंबर 1 पे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। लेट्स बिगिन। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू, इस जगह के एक कोने में इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड कनिंगली डिस्प्लेड वेयर्स, वहां पर लाइट्स थे, इलेक्ट्रिक लाइट्स, और काफी कुछ सामान डिस्प्ले में रखा हुआ था। बिहाइंड प्लेट ग्लास मेड, और जो प्लेट ग्लास के पीछे रखा हुआ था। ओके, ये सामान प्लेट ग्लास के पीछे रखा हुआ था। मेड अ शॉप विंडो अट्रैक्टिव, तो उससे वो शॉप की विंडो कैसे दिख रही थी? अट्रैक्टिव दिख रही थी। ओके, सोफी टुक अ स्टोन एंड डैश्ड इट थ्रू द ग्लास, तो सोफी ने एक पत्थर उठाया, हमारी कहानी का कैरेक्टर है सोफी, उसने एक पत्थर उठाया और उस ग्लास को तोड़ दिया। ओके, अब तक क्या समझे हम लोग कि एक लड़का है जिसका नाम सोफी है, उसने एक दुकान देखा जिसमें कांच के अंदर काफी सामान अच्छा रखा हुआ दिखाई दिया उसे, तब उसने वो विंडो को स्मैश कर दिया, तोड़ दिया। पीपल केम रनिंग राउंड द कॉर्नर, अ पुलिसमैन इन द लीड, काफी सारे लोग आए
और उनमें आगे एक पुलिस वाला था। ओके, सोफी स्टूड स्टिल विथ हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट। सोफी वहीं पर खड़ा रहा स्टैच्यू जैसे, और अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डाल दिए उसने, एंड स्माइल्ड एट द साइट ऑफ ब्रास बटन, और मुस्कुरा दिया उसने, एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल दिया। ओके, देखकर। Where's the man that done that? कहाँ है वो बंदा जिसने किया? Inquired the officer agitatedly. थोड़ा चिढ़कर उस ऑफिसर ने पूछा कि कहाँ गया वो बंदा जिसने तोड़ा? Don't you think? तुम्हें नहीं लगता that I might have had something to do with it? कि मेरा इससे कुछ लेना देना है, ये जो कांच टूटा है, तुम्हें नहीं लगता इससे मेरा कुछ लेना देना है? Said Sophie. सोफी ने रिप्लाई दिया with a friendly voice as one greets good fortune. एक दोस्ताना आवाज में, एक फ्रेंडली वॉइस में सोफी ने पुलिसमैन को रिप्लाई दिया, जैसे कि गुड फॉर्च्यून को, अच्छी किस्मत को कैसे कोई ग्रीट करेगा। ओके, द पुलिसमैन रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट सोफी। पुलिसमैन ने सोफी को क्रिमिनल मानने से इनकार कर दिया, इवन एज अ क्लू, हालांकि बावजूद इस बात के कि सोफी वहीं पर खड़ा था। Men who smash windows do not remain to chat with the police. जो लोग खिड़कियों के शीशे तोड़ते हैं वो वहां खड़े नहीं रहते पुलिस वालों से बात करने के लिए। They take to their heels. क्या करते हैं? वहां से भाग जाते हैं। The policeman saw a man halfway down the block running to catch a car. पुलिस वाले को एक ऐसा बंदा, एक ऐसा आदमी दिखा, एक ऐसा व्यक्ति दिखा जो वहां से भाग रहा था एक कार में बैठने के लिए, with drawn club. तो एक डंडा पुलिस वाले के हाथ में था। He joined in the pursuit. तो वो पुलिस वाला उस बंदे के पीछे भागने लगा। पुलिस वाले को क्या लगा ये काम सोफी ने नहीं किया, एक्चुअली ये काम किसने किया है? ये काम उस बंदे ने किया है जो गाड़ी के पीछे भाग रहा है। सोफी विद डिस्गस्ट इन हिज हार्ट। सोफी अपने दिल में थोड़ी सी नफरत लिए, थोड़ी सी हैट्रेड लिए, ड्रिफ्टेड अलोंग ट्वाइस अनसक्सेसफुल, वहां से आगे बढ़ा। दो टाइम वो अनसक्सेसफुल हो गया था। ओके, on the opposite side of the street was a restaurant of no great pretension. और रोड के अपोजिट साइड में उसे एक रेस्टोरेंट दिखा। ओके, ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशंस यानी बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं था। It catered to large appetites and modest purses. सीधे साधे लोग आते थे वहां पे और पेट भर खाना खाते थे। Its crockery and atmosphere were thick. और वहां पर जो क्रॉकरी थी, जो प्लेट, ग्लास, चम्मच वगैरह थे, तो वो क्रॉकरी एंड एटमॉस्फेयर वेर थिक, तो वो थोड़े जाड़े थे, थिक थे, यानी कि एक सिंपल सा रेस्टोरेंट था शायद। इट्स सूप एंड नैपरी थिन, और वहां का जो सूप था वो थोड़ा पतला था, और नैपरी कहते हैं नैपकिन को। इनटू दिस प्लेस सोफी बिटुक हिमसेल्फ विदाउट चैलेंज। सोफी उस जगह आराम से चला गया। एट अ टेबल ही सैट एंड कंज्यूम्ड बीफ स्टीक। एक टेबल पर बैठा और उसने वहां पर बीफ स्टीक खाए, फ्लैपजैक्स एक तरह का केक, डोनट्स एंड पाई, काफी कुछ खा लिया इसने। एंड देन ही टोल्ड द वेटर द फैक्ट, और उसने फिर वेटर को बताया दैट द माइन्यूटेस्ट कॉइन एंड हिमसेल्फ वर टोटल स्ट्रेंजर्स, कि भैया पैसे और मैं एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मेरा पैसे से कोई लेना देना नहीं है। क्या कहा आगे सोफी ने? नाउ गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप। अब बिजी हो जाओ, चलो फटाफट और एक पुलिस वाले को बुलाओ। सेड सोफी एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, और मुझ जेंटलमैन को वेट मत करने लगाओ पुलिस का, और जल्दी बुलाओ पुलिस वाले। नो कॉप फॉर यू सेड द वेटर। वेटर बोला तुम्हारे लिए कोई पुलिस नहीं। विद अ वॉइस लाइक बटर केक्स एंड एन आई लाइक द चेरी इन द मैनहाटन कॉकटेल। हे कौन? वेटर ने ये कहा कि नहीं भैया तुम्हारे लिए कोई पुलिस वाला नहीं। अब वो दिखने में थोड़ा अजीब दिख रहा था वेटर, और उसने किसी को आवाज दी। Neatly upon his left ear on the careless pavement, two waiters pitched soap. अच्छे से दो वेटर्स ने सोफी को उठाया और ले जाकर पटक दिया। पेवमेंट यानी फुटपाथ पर। ओके, केयरलेस यानी हार्ड, पिच्ड यानी फेंका उसे, थ्रू। ही एरोज, बट सोफी वापस उठ के खड़ा हुआ। जॉइंट बाय जॉइंट एज अ कारपेंटर्स रूल ओपन्स, जिस तरह से एक कारपेंटर का रूल खुलता है वैसे धीरे धीरे वो खड़ा रहा स्लो मोशन में। एंड डस्टेड हिज क्लोथ्स, और अपने कपड़े झाड़े, कपड़े साफ किए। अरेस्ट सीम्ड, ऐसा लग रहा था उसका अरेस्ट होना नाउ बट एन एल्यूसिव ड्रीम, एक सपना है जो उसका पूरा नहीं होगा। ओके, अब तक हम लोगों को ये समझ में आया है कि सोफी कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करना चाहता है कि पुलिस वाले उसे अरेस्ट करें। ओके,
द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, वो आइलैंड उसे लगा काफी दूर है, उसकी पहुंच से बाहर है। पुलिसमैन हु स्टूड बिफोर अ ड्रग स्टोर 2 doors अवे, और एक पुलिस वाला वहीं पर खड़ा था थोड़ी सी दूरी पर। laughed and walked down the street, उसने हंसा और स्ट्रीट से गली से चला गया। ओके, सरासरी आप लोगों को पैसेज पढ़ लेना है और पैसेज पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस पर जाना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन नंबर 1 का A1 दिया है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। सेंटेंसेस को पढ़ो और बताओ सही है या गलत। करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम, अगर गलत हैं तो उन्हें सही करके लिखो। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हम लोगों को पता है कि ABCD सिर्फ नंबर लिखे तो नहीं चलेगा, स्टेटमेंट पूरा लिखना है। ओके, पहले वाला देखते हैं हम लोग। सोफी ब्रोक द ग्लास ऑफ द शॉप विंडो। पढ़े हैं हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट, पैसेज को पढ़े हैं, हम लोगों को मालूम है यही बात है, सीधे सीधे आंसर लिखते हैं हम लोग ट्रू, भैया ये बात सही है, और यही सेंटेंस डबल लिख देना है आप लोगों ने। सोफी ब्रोक द ग्लास ऑफ द शॉप विंडो। ओके, आगे बी पर क्वेश्चन था, नोबॉडी हर्ड द ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास विंडो। कांच टूटने की आवाज किसी ने नहीं सुनी थी, इसे लिखते हैं हम लोग फॉल्स। आगे उसका करेक्शन करके लिखते हैं हम लोग कि सम मैन एंड अ पुलिसमैन हर्ड द ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास विंडो। कुछ लोग थे और एक पुलिस वाला था जिसने ये आवाज सुनी थी। सी है द पुलिसमैन चेस्ड सोफी। पुलिस वाले ने पीछा किया सोफी का। नहीं, ये तो गलत है, उसने पीछा नहीं किया था, उसने पीछा किया था कार वाले बंदे का, जो बंदा कार में बैठने के लिए जा रहा था। हम लोग आंसर भी लिखेंगे फॉल्स। द पुलिसमैन डिडंट चेज सोफी, रादर ही चेज्ड अ मैन रनिंग टू कैच अ कार। इस तरह से एक्सप्लेनेशन करना है। ए हो गया हमारा, बी हो गया, सी हो गया, लास्ट में डी ऑप्शन है। सोफी डिड नॉट रन अवे फ्रॉम द प्लेस। सोफी वहां से भागा नहीं था। टू बिल्कुल सही बात है, वो अपनी जगह पर खड़ा था। नीचे लिखते हैं हम लोग सोफी डिड नॉट रन अवे फ्रॉम द प्लेस। इस तरह से सिस्टमेटिक आप लोगों ने लिखना है। ये हुआ है हमारा A1। अब हम लोग देखते हैं A2 क्या था। ये आप लोगों के सामने A2 रीअरेंज 2 मार्क्स के लिए देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर आप लोगों को 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, क्या करना है, रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस इन द एक्सट्रैक्ट। जिस नंबर से, जिस क्रम से ये जुमले, ये सेंटेंसेस पैसेज में हुए हैं वैसे ही लिखना है। ओके, अभी ये नंबर से नहीं है, ये देखिए, द पुलिसमैन रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट सोफी इवन एज अ क्लू। सोफी टुक अ स्टोन एंड डैश्ड इट थ्रू द ग्लास। ये चीज तो पहले हुई थी। ओके, यानी ए से पहले बी आएगा हमारा। नाउ गेट बिजी एंड कॉल ए कॉप सेड सोफी। ये कब हुआ था, थोड़ा लेट हुआ था। और डी है सोफी विद डिस्गस्ट इन हिज हार्ट ड्रिफ्टेड अलोंग ट्वाइस अनसक्सेसफुल। ओके, देखते हैं हम लोग आंसर क्या होगा। ये रहा आप लोगों का आंसर। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सोफी टुक अ स्टोन एंड डैश्ड इट थ्रू द ग्लास, ये हुआ था। द पुलिसमैन रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट सोफी इवन एज अ क्लू, फिर ये हुआ था। फिर उसके बाद में नाउ गेट बिजी एंड कॉल ए कॉप सेड सोफी। ये वाला सेंटेंस सोफी ने रेस्टोरेंट में वेटर को कहा था खाना वाना खाने के बाद में। ओके, और सबसे लास्ट में ये हुआ था सोफी विथ डिसगस्ट, डी होना चाहिए था यहाँ पर, डिसगस्ट इन हिज हार्ट ड्रिफ्टेड अलोंग ट्वाइस अनसक्सेसफुल। ओके, तो इस तरह से सिस्टमेटिक हम लोगों को BADC नंबर्स भी लिखना है और आगे सेंटेंसेस भी लिखना है पूरे के पूरे। ओके, अब देखते हैं हम लोग A3 क्या है, गेस करना है आप लोगों को। ओके, GAS गेस वाला गेस नहीं, GUESS ये वाला गेस करना है। 2 मार्क्स के लिए है, देख सकते हैं आप लोग। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट डाउन व्हाट इट मीन्स। नीचे सेंटेंसेस दिए हैं, आप लोगों को उसका मतलब लिखना है, मीनिंग लिखना है। ए है डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ इट। तुम्हें नहीं लगता ये जो शीशा टूटा है इससे मेरा कोई लेना देना है, ऐसा कुछ मतलब है इसका। सोफी was trying to convince the policeman, सोफी पुलिसमैन को समझाना चाह रहा था that it was he who had smashed the window glass, कि ये वही था जिसने विंडो के ग्लास को तोड़ा था। ओके, ऐसा मतलब हम लोग लिख सकते हैं सरासरी। जरूरी नहीं है कि यही वाले सेंटेंसेस, यही वाले वर्ड्स आप लोग यूज करो, जो भी आप लोगों को लगता है, जो भी ओके लगता है वो आप लोग लिख सकते हैं। A3 के अंदर ये A किया हम लोगों ने। B देखते हैं क्या है, ये वाला है B। He told the waiter the fact, उसने वेटर को बताया that the minutest coin and himself were total strangers, कि पैसा और मैं एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मेरा पैसे से कोई लेना देना नहीं है भैया। ओके,
इसको हम लोग समझाकर ऐसा लिख सकते हैं, एग्जामिनर लोगों को समझा के बताना है। Sophie told the waiter that he did not have a single penny to pay the bill. सोफी ने वेटर को बताया कि भैया मेरे पास एक पैसा नहीं है, एक धेला नहीं है मेरे पास में। यहाँ तक A3 हो गया हमारा। आगे शिफ्ट होते हैं A4 पर्सनल रिस्पॉन्स। सबसे बढ़िया क्वेश्चन मुझे आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में यही लगता है, दिल से कोई भी जवाब लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मार्क्स के लिए है ये। क्वेश्चन क्या है? सपोज यू आर अ मैनेजर ऑफ अ होटल, अ पुअर बॉय हैज टेकन डिनर इन द होटल। मान लो आप एक होटल के मैनेजर हैं, मान लिया, ओके। अब ये भी मान लो कि एक गरीब लड़का वहां पर आया और उसने वहां पर आपके होटल में खाना खाया, एंड देन ही फाउंड ही हैज नॉट एनफ मनी टू पे द बिल। उसे पता चला कि यार मेरे पास काफी सारे पैसे तो है नहीं, 100 रुपए बिल हो गया और मेरे पास खाली 10 रुपीज है। डिस्क्राइब हाउ यू विल रिएक्ट इन द सिचुएशन। तो बताओ ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। अब आपके मन में अगर ऐसा विचार है भी कि मैं उस बच्चे की पिटाई कर दूंगा, तो एग्जाम में लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। यहाँ पर रीजन है 2 मार्क्स, ओके। अगर एग्जामिनर भैया को ये बात पसंद नहीं आई तो आपके 2 मार्क की छुट्टी हो जाएगी। तो आप लोगों को एक अच्छा सा जवाब लिखना है, ऐसा आंसर जिसे सुनकर सब लोग खुश हो जाएं। ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, आई वुड काइंडली एक्सेप्ट, कि मैं नरमी से प्यार से ले लूंगा वट एवर मनी दैट बॉय गिव्स, जो भी पैसे उसके पास है। तो भैया कम पैसे है ना, ठीक है चलेगा। आई विल टॉक हिम पोलाइटली, मैं उससे नरमी से बात करूंगा। टू बी केयरफुल विथ मनी, कि मैं उससे बात करूंगा कि पैसे के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहो, तुम ऐसा मत होने दो कि पैसे नहीं है और तुम कहीं जा रहे। वाइल ईटिंग आउट एट रेस्टोरेंट्स, कहीं और तुम खा रहे तो ऐसा मत होने देना। लास्टली और एंड में, आई वुड आस्क हिम टू विजिट द रेस्टोरेंट, और मैं लास्ट में उसे ये भी कहूंगा कि भैया जब दिल बोले आया करो, अपना घर का रेस्टोरेंट है, इन फ्यूचर विदाउट एनी हेजिटेशन, ओके। ऐसा जवाब सुनने वाले को अच्छा लगेगा, एग्जामिनर सर को अच्छा लगेगा और आपको वो 2 में से 2 मार्क देंगे, ओके। A4 हो गया। हम लोग शिफ्ट होते हैं A5 पर। A5 लैंग्वेज स्टडी है। यहाँ पर है फर्स्ट, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वाज अ रेस्टोरेंट ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशन। महाराष्ट्र बोर्ड ने मार्च अप्रैल के 12th के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन तो दे दिया बट इंस्ट्रक्शन देना भूल गए, ओके। इसका नतीजा ये हुआ कि स्टूडेंट्स को ये मार्क फ्री मिला है, ओके। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी, इसलिए मैंने पेंसिल से लिख दिया हूँ यहाँ पर। ये बोर्ड की गलती थी। तो ये वाला 1 मार्क बच्चों को फ्री का मिला है, जिन्होंने क्वेश्चन का नंबर लिख के छोड़ा था उनको ये फ्री मिला है। A5 में नंबर 2 देखते हैं हम लोग। ये है 2, men who smash windows do not remain to chat with police। कि जो लोग विंडोज के ग्लास तोड़ते हैं तो वो पुलिस वालों से बात करने खड़े नहीं रहते हैं। इंस्ट्रक्शन थी, मेक द अबव सेंटेंसेस सिंपल। इसे सिंपल सेंटेंस बना के लिखना है, ओके। सिंपल सेंटेंस क्या होगा? men smashing windows do not remain to chat with the police। कि जो लोग खिड़की के शीशे तोड़ते हैं वो वहां पुलिस का वेट करते हुए, पुलिस से बात करते हुए खड़े नहीं रहते हैं, ओके। अगर आप लोगों को पता नहीं है किस तरह से सिंपल का कंपाउंड, कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का सिंपल करना है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, जल्दी बता दूंगा आप लोगों को। A6 पर शिफ्ट होते हैं हम लोग। देख सकते हैं आप लोग 2 मार्क्स के लिए है वोकेबुलरी। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम A विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम B। पता है आप लोगों को क्या करना है। यहाँ पर 4 वर्ड्स हैं, इधर भी उनकी 4 पेयर्स हैं, आप लोगों को खाली मैच करना है। गिबरिश, गिबरिश का मतलब होता है ऐसी बातचीत जिसका कोई मतलब नहीं है, ओके। यहाँ देख सकते हैं आप। एन्चैंटमेंट, जादू, ओके। अरेस्ट करना किसी को। अब देखिए, मान लीजिए कि आप लोगों को इसमें से एक वर्ड नहीं आता है, घबराना नहीं है, उसे छोड़ देना है, अगले वाला देखना है। अब यहाँ पर हमको अरेस्ट का मीनिंग समझ रहा नहीं है तो हम लोग पिच्ड देखते हैं। पिच्ड का मतलब होता है थ्रिव। अब यहाँ पर हमारा मैजिक हो गया, मीनिंगलेस स्पीच हो गया, थ्रिव हो गया। कॉलम ए में अरेस्ट बचा है और कॉलम बी में नैप बचा है, तो जाहिर सी बात है यही पेयर होगी। देखिए इस तरह से आंसर आप लोगों ने लिखना है, ओके। बढ़िया सा आंसर आप लोगों ने लिखे हैं। आगे है ग्रामर, लैंग्वेज स्टडी, नॉन टेक्सचुअल ग्रामर। 3 मार्क्स के लिए यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड, जैसे आप लोगों को कहा गया है वैसे यहाँ पर करना है, ओके। फर्स्ट है वी कैन एक्सेप्ट और लाइफ ग्रेसफुली। इंस्ट्रक्शन है रीराइट यूजिंग मॉडल ऑक्सिलियरी शोइंग कंपल्शन। इस सेंटेंस में कैन की जगह पर आप लोगों को एक मॉडल ऑक्सिलियरी यूज करना था, जिससे ये सेंटेंस कंपल्शन वाला लगे कि जरूर करना चाहिए भैया, बिल्कुल जरूर। सीधा सीधा आंसर ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, वी मस्ट।
जब भी आप लोगों को मॉडल ऑक्सिलियरी आए कंपल्शन के लिए तो आप लोग मस्ट यूज कर सकते हैं। वी मस्ट एक्सेप्ट आवर लाइफ ग्रेसफुली। आगे है सेकंड, एज आई एंटर्ड द पोस्ट ऑफिस द पोस्ट मास्टर प्रेजेंटेड मी विद अ टेलीग्राम। काफी सिंपल था, begin the sentence with no sooner। आप लोगों का आंसर होगा no sooner did I enter the post office than। ओके, याद रखें no sooner जब भी आता है उसके बाद में थोड़ा सा सेंटेंस होता है और उसके बाद में then आता है। ये जोड़ी है, ओके, करण अर्जुन की जोड़ी है ये, no sooner और यहाँ पर then। the postmaster presented me with a telegram। आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए B2, आप लोगों के सामने B2 है। क्या है B2? Spot the error in the given sentence and rewrite the correct sentence। आप लोगों को गलती पहचानना है और लिखना है Summers in Delhi are extreme hot। extreme hot नहीं जम रहा है ना, extremely hot होना चाहिए था। तो पूरा सेंटेंस वैसे ही लिखेंगे आप लोग, Summers in Delhi are, और extreme की जगह आप लोगों ने लिखा है extremely hot। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। शिफ्ट होता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से। ओके, ठीक आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं हम लोग। ए, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। नीचे पैसेज दिया हुआ है, उसे पढ़ना है और एक्टिविटीज को करना है। आई डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजंस। सही डिसीजंस लेने में मैं बिलीव नहीं रखता, मैं यकीन नहीं रखता। I take decisions and then make them right। मैं decisions लेता हूँ और फिर उन्हें सही करता हूँ। One of make them right। One of the Ratan Tata's inspiring words which made me dream beyond shadows। ये वाला जो डायलॉग है रतन टाटा के उन डायलॉग्स में से है जिसने मुझे इंस्पायर किया। ओके, आई फील फॉर्चुनेट, मैं खुद को लकी समझता हूँ। आई डिस्कवर्ड हिम इन द अर्ली स्टेज ऑफ माई लाइफ, कि मैंने उन्हें अपनी लाइफ के स्टार्ट के पीरियड में डिस्कवर किया। मैं अपने आप को लकी समझता हूँ क्योंकि मैंने उन्हें अपनी जिंदगी के शुरुआती पीरियड में पहचान लिया, देख लिया। ओके, एंड नाउ I am using his teachings to mold my future the way I want। और अब मैं उनकी सिखाई हुई बातें अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक चीज है कि आप लोगों को पैसेज पूरा समझ में नहीं आएगा एग्जाम में, तो अपसेट नहीं होना है, डिस्करेज नहीं होना है। जितना समझ में आया उतना अपने माइंड में रखना है। ओके, सीन पैसेज हो, अनसीन पैसेज हो या पोइट्री हो, आप लोगों को पूरा समझ में नहीं आएगा। कंटिन्यू करते हैं हम लोग। इवन दो रतन टाटा वॉज बोर्न इन अ वेरी पॉश फैमिली ऑफ इंडिया। भले ही रतन टाटा इंडिया की काफी पॉश फैमिली में पैदा हुए थे। ही नेवर टुक मनी एंड पावर फॉर ग्रांटेड। उन्होंने कभी भी पावर को या पैसे को हल्के में नहीं लिया, इजी नहीं लिया उन्होंने। ओके, He graduated from Riverdale country from New York। Riverdale यहाँ से न्यूयॉर्क से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। रतन टाटा began his career in the Tata Group working on the shop floor of Tata Steel। और रतन टाटा ने बिल्कुल बेसिक से काम की शुरुआत की। ऐसे नहीं कि वो आए और सीधे CEO बन गए, मालक बन गए, ऐसे नहीं था। After working for almost 10 years, he was appointed as the director in charge of the National Radio and Electronics Company Limited (NELCO)। और 10 साल काम करने के बाद में उन्हें डायरेक्टर इंचार्ज बनाया गया नेल्को का। In order to help its struggling finances, ताकि वो आर्थिक व्यवहार में, पैसे के मामलात में मदद कर सके उस कंपनी के। He worked hard building a better consumer electronics division। काफी हार्ड वर्क किया उन्होंने, but the economic recession and union strikes prevented him from achieving success।
लेकिन कुछ दिक्कतें थी, जैसे कि यूनियन वालों की स्ट्राइक्स थी और दूसरे इश्यूज थे जिसने उन्हें थोड़ा सा कामयाब होने से जो उन्हें रोक रही थी। एंड दिस सक्सेस हेल्प्ड टाटा टू बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। और ये जो उनकी कामयाबी हुई, फिर जो सक्सेस हुए, वो इससे मदद मिली और टाटा चेयरमैन बन सके टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के। He started with a very basic job in his father's company. अपने पिताजी की कंपनी में काफी बेसिक जॉब से स्टार्ट किया था उन्होंने, बिल्कुल सिंपल जॉब से। And today he owns a $1 billion company. और आज ये $1 billion कंपनी उनकी है। Okay? The tag of greatness does not come without making any sacrifices. आप ग्रेट हैं, इस तरह का टैग आपको बिना सेक्रीफाइस दिए कि नहीं मिलता। ओके, काफी सेक्रीफाइस देनी होती है। एंड दिस टैग ऑन रतन टाटा सूट्स टू इट्स बेस्ट। और रतन टाटा पर जो टैग लगा के वो ग्रेट हैं, तो उसके पीछे भी मतलब उनकी हार्ड वर्क है। टाटा ग्रुप लॉन्च्ड इट्स पैसेंजर कार टाटा इंडिका इन द ईयर 1998। 1998 की बात है। टाटा ग्रुप ने अपनी पहली पैसेंजर कार जो है तो लॉन्च की, बनाना शुरू की। बट टाटा इंडिका वाज अ फेलियर इन इट्स फर्स्ट ईयर। बट जब उन्होंने ये कार लॉन्च की टाटा इंडिका, तब वो सक्सेस नहीं हुई थी, वो फेल हुई थी, लोग उसे खरीद नहीं रहे थे। एंड द एक्सपेरिमेंट सीम्ड टू बी फेलिंग। और ये एक्सपेरिमेंट उनका फेल हो रहा था। मेनी पीपल स्टार्टेड advising Ratan Tata that he should sell the passenger car business. और रतन टाटा के काफी फ्रेंड्स ने उनको बोला कि भैया अब ये जो पैसेंजर कार बनाने का बिजनेस है इसको बेच दो आप, ये आपसे नहीं होने वाला। रतन टाटा also agreed to this. तो टाटा भी एग्री हो गए। and a proposal was given to Ford. They showed interest too. और फिर उन्होंने फोर्ड कंपनी जो है अमेरिका में, उसके मालिक को प्रपोजल भेजा कि हमारी टाटा इंडिका जो है पैसेंजर कार, तो इसके जो राइट्स हैं ये आप खरीदना चाहे तो ले सकते हैं। ओके, यानी हम ये कार बेच रहे हैं, आप बनाओ। The 3-hour meeting at Ford headquarters in Detroit. Chairman of Ford, Bill Ford, said to Ratan Tata. 3 घंटे उधर मीटिंग चली है अमेरिका में, और वहां पर जो बिल फोर्ड थे, फोर्ड कंपनी के मालिक, उन्होंने टाटा से कहा, Why did you enter in the passenger car business when you were not knowing of it? क्या कहा मिस्टर फोर्ड ने रतन टाटा को, जब तुम्हें पता ही नहीं था कि किस तरह से पैसेंजर कार बनाना है, तो आप ये बिजनेस में आए क्यों थे आप? It will be a favor if we buy this business from you. अगर हम आप लोगों से ये कार खरीदते हैं, ओके, तब आपके ऊपर एहसान रहेगा ये, ठीक है। रतन टाटा डिसाइडेड टू मूव बैक होम। तो टाटा ने डिसाइड किया कि चलो भैया अब घर जाना है। While traveling, he was very tense as the feeling of being insulted was on his mind. और जब वो अमेरिका से इंडिया आ रहे थे, तब उनके जहन पे काफी टेंशन था। उन्हें लग रहा था कि काफी मेरी जिल्लत हुई है, बेइज्जती हुई है। After earlier failures, Tata Motors did well with its business of passenger cars. शुरुआती दौर में थोड़ी सी फेलियर मिली, बट बाद में टाटा मोटर्स को कामयाबी मिलने लगी। But in the same period, Ford did very bad. और उधर क्या हुआ, अमेरिकन कंपनी फोर्ड जो थी वो धीरे धीरे नुकसान में आने लगी। Okay. In 2008, when Ford was on its way of bankruptcy, और 2008 की बात है जब ये फोर्ड कंपनी बिल्कुल मतलब डिस्ट्रॉय होने के किनारे पर आ गई, टाटा ग्रुप ऑफर्ड फोर्ड टू बाय इट्स लग्जरी कार ब्रांड जैगवर लैंड रोवर। तब टाटा ग्रुप ने उन्हें कहा कि हम आपका जो कार ब्रांड है जैगवर लैंड रोवर, उसे खरीदने में इंटरेस्टेड है। फोर्ड अराइव्ड इन मुंबई फॉर द मीटिंग। तब मिस्टर फोर्ड
मुंबई में आए। देख रहे हैं आप लोग किस तरह से सिचुएशन चेंज हुई है। एक टाइम था जब मिस्टर टाटा का पैसेंजर कार का बिजनेस नहीं चल रहा था और वो ये बिजनेस बेचने के लिए अमेरिका गए थे, और अब मिस्टर फोर्ड अमेरिका से बॉम्बे आए हैं। इन द मीटिंग बिल फोर्ड सेड टू रतन टाटा, "You are doing a big favor for us by buying Jaguar Land Rover is now owned by Tata Group and is currently making profits." और मिस्टर फोर्ड ने बॉम्बे में हुई मीटिंग में रतन टाटा से कहा कि आप हम पर एहसान कर रहे हैं हमारी ये जैगवर लैंड रोवर खरीद कर। अब ये वाली कार टाटा ग्रुप की है, टाटा ग्रुप इसे बनाता है और काफी इसमें प्रॉफिट कमा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चंस की स्टार्ट हुई है। A1 है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज पर देयर ऑक्यूरेंस इन द एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर आप लोगों को ABCD 4 सेंटेंसेस दिए हैं, जिस क्रम में जिस नंबर से वो पैसेज में होते हैं आप लोगों ने लिखना है। देखिए पहला सेंटेंस है, he was appointed as the director in charge of the National Radio and Electronics Company Limited. Second है, Tata Group launched its passenger car Tata Indica in the year 1998. अगला है, Bill Ford said to Ratan Tata, "You are doing a big favor for us by buying Jaguar Land Rover." ये वाला तो सबसे लास्ट में आना चाहिए। He graduated from Riverdale Country from New York, और ये वाला सबसे पहले हुआ था। हम लोग देखते हैं आंसर क्या है। ये रहा आंसर आप लोगों के सामने। सबसे पहले हुआ था He graduated from Riverdale Country from New York। फिर ये आएगा He was appointed as the director in charge of the National Radio and Electronics। फिर ये हुआ था Tata Group launched its passenger car Tata Indica in the year 1998। सबसे लास्ट में ये हुआ था Bill Ford said Ratan Tata, "You are doing a big favor for us buying Jaguar Land Rover." ओके, एग्जाम में एक बात याद रखना है, सिर्फ आप लोगों को नंबर नहीं लिखना है यहाँ पे BABC, बल्कि आप लोगों को सेंटेंसेस लिखते चलना है कंप्लीट। ओके, तभी आप लोगों को मार्क्स मिलेगी। A2 देखते हैं हम लोग क्या है। ये रहा A2। Explain. The writer says, "I don't believe in taking right decisions. I take decisions and then make them right." मैं सही डिसीजन लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं डिसीजंस लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। इसको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स के लिए है, 4-5 लाइन लिखना पड़ेगा आपको। देखते हैं हम लोग आंसर ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। The writer says so, राइटर ऐसा कहते हैं because he has good capacity to take decisions, क्योंकि डिसीजन लेने की काफी बढ़िया कैपेसिटी उनके अंदर है। He also has a lot of confidence, उनमें काफी कॉन्फिडेंस भी है। He has positive attitude towards things, और चीजों के प्रति, चीजों को लेकर उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड है। And he is firm in his decisions, और अपने डिसीजंस में वो पक्के रहते हैं। ओके, After all, he is ready to face any challenge, और किसी भी तरह का चैलेंज फेस करने के लिए राइटर तैयार है। काफी बढ़िया सा आंसर हम लोगों ने लिखा है। नेक्स्ट, अब देखिए आप लोगों के सामने है A3, गिव रीजंस। रीजन बताना है आप लोगों को। क्या है A3? रतन टाटा डिसाइडेड टू सेल हिज पैसेंजर कार बिजनेस। रतन टाटा ने अपनी जो पैसेंजर कार थी उसे, उस बिजनेस को बेचने का डिसीजन लिया। आप लोगों को रीजन देना है उसका। 2 मार्क्स के लिए है। पता है हम लोगों को कुछ बेसिक बातें, क्योंकि वो कार फेल्यूर थी और सही तरीके से चल नहीं पा रही थी, उधर लॉस हो रहा था, और कुछ फ्रेंड्स ने मिस्टर टाटा को सजेशन दिया था कि आप ये बिजनेस बेच दो। इन चीजों को हम लोग बनाकर लिखते हैं। देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, रतन टाटा डिसाइडेड टू सेल हिज पैसेंजर कार बिजनेस बिकॉज द बिजनेस वाज गोइंग इन लॉस। बिजनेस लॉस में चल रहा था। पैसेंजर कार wasn't doing well, और उनकी पैसेंजर कार कोई खास कर नहीं रही थी। The car model was not welcomed by people, और लोग भी उस मॉडल को वेलकम नहीं कर रहे थे, खरीद नहीं रहे थे। In a nutshell, देखिए काफी बढ़िया फ्रेज है ये। फ्रेज कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। ओके, हम कहते हैं ना शॉर्टकट में बोले तो इंग्लिश में ये कह सकते हैं आप लोग, इन अ नटशेल। शॉर्टकट में बोले तो द बिजनेस वाज अ फेलियर
उनका बिजनेस एक फेल्यूर था, इसीलिए मिस्टर टाटा ने डिसाइड किया कि पैसेंजर कार के बिजनेस को बेच देना है। ओके, देख सकते हैं आप लोग, A3 हो गया हमारा। A4 क्या है? A4 है पर्सनल रिस्पॉन्स। ओके, इसका आंसर आप लोगों को अपने मन से लिखना होता है। राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम इज इम्पोर्टेंट सक्सेस। सही टाइम पर अगर आप लोग सही डिसीजन लेते हैं तो सक्सेस के लिए ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस योर ओपिनियन, अपनी राय बताओ, अपनी ओपिनियन दो। 2 मार्क्स के लिए है, हम लोग 4, 5, 6 लाइन लिख सकते हैं। आंसर ऐसे आएगा, दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू। ये बात काफी सही है। इफ वी डोंट टेक द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम, अगर हम लोग राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लेते हैं, वी कैन नॉट मेक प्रोग्रेस, तो हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। व्हाट एंड विच डिसीजन इज टू बी टेकन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। लाइफ में क्या डिसीजन लेना है और कब लेना है, मतलब कौन सा लेना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू मी, यू डिसाइड, यू प्लान, यू वर्क हार्ड एंड देन यू सक्सीड। मेरे हिसाब से सबसे पहले आप डिसाइड करते हो, फिर एक प्लान बनाते हो, फिर काम करते हो और उसके बाद में सक्सेस मिलती है आपको। That's it. बस इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन A5 ग्रामर के लिए था, डू एज डायरेक्टेड, 2 मार्क्स के लिए है। यहाँ पर पहला वाला दिया है आपको, he worked hard building a better consumer electronics division। यहाँ पर आप लोगों को इंस्ट्रक्शन है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड जो है बिल्डिंग, इसका इंफिनिटिव फॉर्म यूज करना है। एक बात याद रखिए, बिल्डिंग जेरेंड है क्योंकि वर्ब है बिल्ड और उसमें ing मिला है। अगर आप लोगों को इंफिनिटिव करना हो तो वर्ब में ing नहीं आएगा, वर्ब के पहले टू आएगा, टू बिल्ड हो जाएगा, बाकी चीज वैसे ही रहेगी। आंसर ऐसे होगा, he worked hard to build a better consumer electronics division। A5 का फर्स्ट हुआ, सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड है, टाटा ग्रुप launched the passenger car Tata Indica। Rewrite it beginning with the passenger car Tata Indica। यहाँ पर ये वाला सेंटेंस एक्टिव है। ओके, अगर आप लोग इसकी पैसिव करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सेंटेंस द पैसेंजर कार टाटा इंडिका से स्टार्ट होगा। पैसिव ये होगा, द पैसेंजर कार टाटा इंडिका वाज लॉन्च्ड बाय टाटा ग्रुप। ओके, A6 है वोकैबुलरी, गिव एंटोनिम्स। आप लोगों को एंटोनिम्स देना है। स्टूडेंट्स भूल जाते हैं एंटोनिम्स किसे कहते हैं, सिनोनिम्स किसे कहते हैं। ये देखिए, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। एंटोनिम्स एंटी से याद रखना, एंटी का मतलब होता है नहीं, जैसे करप्शन, एंटी करप्शन है ना। तो एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट, और सिनोनिम्स सेम से याद रखना है। सिनोनिम वर्ड्स यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। तो प्रॉफिट का एंटोनिम क्या आएगा, राइट आंसर में लिख सकते हैं आप लोग, लॉस है ना। प्रॉफिट का लॉस, और प्रिवेंट यानी किसी काम को रोकना, किसी काम को बचा कर रखना, और एंटोनिम आएगा मूव। बी है समरी राइटिंग, 3 मार्क्स के लिए है। राइट अ समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट विद अ सुटेबल टाइटल विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स और हिंट्स। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इनकी मदद से आप लोगों ने समरी लिखना है। जो पैसेज अभी हम लोगों ने पढ़े उसकी समरी लिखना है, उसे एक बढ़िया सा टाइटल देना है। ओके, पॉइंट्स क्या है, रतन टाटा's अर्ली करियर, अर्ली सेटबैक, शुरू में जो उनको फेल्यूर मिला इन पैसेंजर कार बिजनेस, his meeting with Bill Ford, his success in passenger car business, purchase of Ford's Land Rover and Jaguar। ये पॉइंट्स है, इनकी मदद से आप लोगों को समरी लिखना है। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों के सामने ये जो पोर्शन दिया है ये मॉडल आंसर का हिस्सा है। ओके, महाराष्ट्र बोर्ड ने एक मॉडल आंसर प्रिंट किया था। ये मॉडल आंसर स्टूडेंट लोगों को नहीं दिया जाता, आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। जब एग्जामिनर लोग पेपर चेक करते हैं तब उनको ये मॉडल आंसर की कॉपी मिलती है। मैं आप लोगों को यहाँ पर ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मार्क्स किस तरह से दिए जाते हैं। ओके, देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये आप लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में ये पोर्शन था, और ये वाला जो पोर्शन है ये आप लोगों का मॉडल आंसर है।
समरी राइटिंग 3 मार्क्स के लिए है। टाइटल 1 मार्क के लिए रहेगा आपके आंसर में। प्रेजेंटेशन 1 मार्क के लिए रहेगा और कवरिंग मेन पॉइंट्स विद स्टाइल एंड ग्रामर ये 1 मार्क के लिए रहेगा। ओके, समरी लिखते टाइम एक बात आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि समरी जो होगी 1/3 होगी ओरिजिनल का, यानी ओरिजिनल पैसेज अगर आप लोगों का 18 लाइंस का है, 18 लाइंस का, तब आपकी समरी सिर्फ 6 लाइंस की होगी, तीसरा हिस्सा, थर्ड पार्ट। ओके, अगर ओरिजिनल आप लोगों का 21 लाइंस का है, तब आप लोगों की समरी सिर्फ 7 लाइंस के आसपास होगी। ओके, देखिए इस तरह से आंसर लिख सकते हैं हम लोग। रतन टाटा रियल हीरो, अच्छा टाइटल दिया हम लोगों ने क्योंकि ये पूरी बात रतन टाटा के बारे में है और उनकी तारीफ हो रही है। रतन टाटा started his early career doing very basic job in Tata. Okay, when he launched his passenger car Tata Indica, it was a setback. Thinking to sell this business, he contacted Mr. Ford, but the meeting with Mr. Ford seemed just an insult for Mr. Tata. He came back and focused on his business. Focused होना चाहिए था, ED होना चाहिए था यहाँ पर। As a result, he got tremendous success. नतीजे में क्या हुआ, उन्हें काफी बड़ी कामयाबी मिली। Eventually, लास्ट में he purchased Ford's Land Rover and Jaguar. उन्होंने फोर्ड की ये कार खरीद ली। अब देखिए लेट्स टेक और आंसर। ये क्वेश्चन था आप लोगों का और आंसर में हम लोगों ने टाइटल लिखा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है हमारा, और कवरिंग मेन पॉइंट्स विद स्टाइल एंड ग्रामर ये भी हम लोगों ने किया है। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो समरी है वो 1/3 है ओरिजिनल का। इस तरह एग्जाम में आप लोगों ने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर बी हो गया है। सी देखते हैं हम लोग। सी है माइंड मैपिंग, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। डेवलप अ माइंड मैपिंग यूजिंग योर आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स टू डेवलप द टॉपिक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। आप लोगों को एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट टॉपिक दिया है और इसके हिसाब से आप लोगों ने माइंड मैपिंग का फ्रेम तैयार करना है। ओके, उस फ्रेम में क्या होना चाहिए, यूजिंग द टाइटल कनेक्ट योर थॉट्स। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, इस टाइटल के हिसाब से अपने थॉट्स को सामने रखिए आप लोग। ओके, यूज योर ओन डिजाइन फॉर ब्रांचिंग एंड जनरल स्ट्रक्चर। किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनाना है, किस तरह से माइंड मैपिंग का डिजाइन बनाना है, तो उसके लिए आप एक अच्छा डिजाइन इस्तेमाल कीजिए। यूज योर ओन डिजाइन। और लास्ट पॉइंट है ट्राई मेकिंग 2 to 3 मेन एंड 2 to 3 सब ब्रांचेस। जो आप लोगों का माइंड मैपिंग का स्ट्रक्चर होगा, जो फ्रेम होगा, जो डिजाइन होगा, उसमें 2 या 3 मेन ब्रांच होना और 2 या 3 सब ब्रांचेस होना। अब यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ, बट आप लोगों को डिटेल में अगर माइंड मैपिंग सीखना है, किस तरह से माइंड मैपिंग बनाते हैं, तो मेरी काफी बेहतरीन वीडियो है इंटरनेट पर, माइंड मैपिंग फॉर HSC 12th। ओके, ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। चैनल वही है JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू। इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को ये वाली वीडियो मिल जाएगी। इस तरह से माइंड मैपिंग आप लोगों की समझ में आएगा कि मतलब लाइफ टाइम के लिए आप उसे याद रखेंगे। ओके, अब देखिए बोर्ड की तरफ से जो मॉडल आंसर प्रिंट हुआ था उसमें क्या बताया गया था कि मॉडल आंसर में किस तरह से स्टूडेंट्स को मार्क देने हैं। अगर प्रेजेंटेशन करते हैं स्टूडेंट्स तो 1 मार्क देना है, मेन पॉइंट्स आए हैं तो 1 मार्क देना है, और सारे पॉइंट्स अगर उन्होंने लिखे हैं तो 1 मार्क देना है। ओके, ये देखिए आप लोगों के सामने आंसर है। सबसे पहले सेंटर में हम लोगों ने एक रेक्टेंगल में टॉपिक लिखा है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। ओके, ये प्लानिंग, टीम वर्क और फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये 3 मेन ब्रांचेस है, क्योंकि ये मेन ब्रांचेस डायरेक्ट प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इस स्ट्रीम से जुड़ी हैं। ओके, और फिर जो प्लानिंग है उसकी 3 सब ब्रांचेस है कि प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, हाउ टू डू, डे वाइज या वीक वाइज। यहाँ पे जो टीम वर्क है, ये जो ब्रांच है, इसकी फिर से 2 सब ब्रांचेस है, डिवाइड वर्क और आस्क फॉर सजेशंस। और तीसरी वाली जो ब्रांच है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसकी फिर से 3 सब ब्रांचेस है, मल्टीटास्किंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट और स्किप अनइम्पॉर्टेंट। इस तरह से आप लोग आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3A आप लोगों के ठीक सामने है।
ये है पोइट्री सेक्शन सेकंड, पोइट्री एंड अप्रिसिएशन। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में ए है रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। यहाँ पे पोइट्री का आप लोगों को कुछ पार्ट दिया हुआ है। अफूट का मीनिंग होगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हूं मैंने, इन प्रिपरेशन, यानी मैं तैयार हूं। एंड लाइट हार्टेड, और मेरा दिल कैसा है, मन कैसा है, बिल्कुल लाइट है। ओके, कोई टेंशन नहीं है। आई टेक टू द ओपन रोड, तैयार और बिल्कुल खुले दिल के साथ, बिल्कुल लाइट हार्टेड, मैं ओपन रोड की तरफ जाने के लिए रेडी हूं। हेल्थी, फ्री, द वर्ल्ड बिफोर मी, और बिल्कुल हेल्थी, बिल्कुल फ्री हूं और मेरे सामने जो दुनिया है। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी, मेरे सामने काफी लंबा रास्ता है। क्या कह रहा है पोइट, क्या कह रहे हैं पोइट कि मेरे सामने काफी लंबा रास्ता है। लीडिंग वेरेवर आई चूज, जहां कहीं जाने का मैं सोचूं, मैं डिसाइड करूं तो ये रास्ता वहां पर मुझे ले जाएगा। हैंड्सफोर्थ, हैंड्सफोर्थ यानी इसके आगे। आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, इसके बाद मैं ये विश नहीं करूंगा कि बस बैठे बैठे मुझे अच्छा फॉर्च्यून मिले, मेरी किस्मत अच्छी हो, मैं बैठे बैठे ये सब नहीं करूंगा। आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्च्यून, मैं खुद अच्छा फॉर्च्यून हूं। ओके, इन लाइंस में पोइट मोटिवेट कर रहा है अपने आप को या हम लोगों को। हैंड्सफोर्थ, इसके बाद आई विम्पर नो मोर, विम्पर यानी कंप्लेन करना, अब मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। पोस्टपोन नो मोर, मैं चीजों को टालूंगा नहीं कि भैया बाद में करेंगे, कल करेंगे, मैं ऐसे नहीं करूंगा। नीड नथिंग, और मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, डन विथ यानी बस बहुत हुआ, बैठे बैठे कंप्लेन करना काफी हो गया। लाइब्रेरीज क्वेरीलेस क्रिटिसिज्म्स, क्वेरीलेस यानी कंप्लेनिंग, और मैं टीका नहीं करूंगा, तनकीद नहीं करूंगा, हमेशा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा चीजों को। ओके, बस बहुत हो गया ये। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, कंटेंट यानी सेटिस्फाइड। आई ट्रेवल द ओपन रोड, कि मैं इस खुले रोड पर ट्रैवल के लिए बिल्कुल रेडी हूं। द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, और बस ये जो पूरी की पूरी अर्थ है मुझे ट्रैवल करने के लिए, मेरे लिए काफी है। आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टेलेशंस एनी नियरर, कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं ग्रुप्स ऑफ स्टार्स को। ओके, आसमान में आप लोग देखें तो जो तारों के, सितारों के ग्रुप्स रहते हैं, स्टार्स के ग्रुप रहते हैं, उन्हें कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। तो पोइट कह रहे हैं कि मुझे वो मेरे पास नहीं चाहिए, मैं ऐसी विश नहीं करता, मैं चाहता नहीं हूँ। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, मुझे पता है वो कहाँ हैं, कहाँ उन्होंने होना चाहिए, उन कॉन्स्टेलेशंस ने, उन स्टार्स ने, तो मैं बैठे बैठे विश नहीं करूंगा अब। ओके, आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, मुझे पता है कि वो स्टार्स के ग्रुप्स उन लोगों के लिए काफी हैं जो उन्हें पाना चाहते हैं, जो उनके लिए हैं। Still here I carry my old delicious burdens, और यहाँ पर मेरे साथ में क्या है, delicious burdens हैं। burden कहते हैं बोझ को, और delicious कहते हैं मजेदार को। ये देखिए वर्ड थोड़े से यहाँ पर हम लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहे हैं कि बोझ मजेदार किस तरह होगा। एक्चुअली ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, delicious burdens। ओके, I carry them men and women, I carry them with me wherever I go, जहाँ कहीं जाता हूँ मैं उन्हें अपने साथ ले जाता हूँ। I swear, मैं कसम खाता हूँ। It is impossible for me to get rid of them in return, अब मेरे लिए ये impossible है, to get rid यानी उनसे छुटकारा पाना। ओके, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। A1 है, पहला वाला क्वेश्चन है। क्या है पहले वाला क्वेश्चन? Complete the web diagram about the qualities needed on the journey of life, लाइफ की जर्नी में कौन सी क्वालिटीज होना चाहिए बताओ। तो सेंटर में जो रेक्टेंगल है उधर लिखा है क्वालिटीज नीडेड ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ। पेपर के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया हूं कि इस तरह के जो रेक्टेंगल है, जो ग्राफ है, जो डायग्राम है, जो टेबल्स है, आप लोगों ने बनाने हैं। बिना इसके आंसर लिखोगे तो मार्क कटेंगे। ओके, तो लाइफ की जर्नी में क्या क्वालिटीज चाहिए हम लोगों को, क्या पढ़े हैं हम लोगों ने? ये देखिए आंसर है, हेल्थ चाहिए, लाइट हार्टेडनेस चाहिए, बीइंग स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ चाहिए आप लोगों को, कंटेंटमेंट चाहिए आपके अंदर जो है, तो कि भैया ये चीज मेरे लिए काफी है। हमेशा रो रहे हैं कि इतना सा इतना काफी नहीं है, इतना नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, बीइंग कंटेंटेड। यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन था। हर रेक्टेंगल पर
लिखने में आप लोगों को आधा मार्क मिलेगा। ओके, अब ये A1 हुआ। A2 देखते हैं हम लोग। A2 था analyze the line I asked not good fortune I myself am good fortune। 2 मार्क्स के लिए है, इसको एनालाइज करना है, इसके ऊपर इसको मतलब एक्सप्लेन करना है आप लोगों ने। आंसर इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग, poet does not believe in fortune। ये लेखक फॉर्च्यून में ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। He is not a fatalist। fatalist कहते हैं believer that bad will happen, मतलब वो fatalist नहीं है। fatalist एक नेगेटिव आदमी को कहते हैं कि भैया कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। तो पोइट इस तरह के आदमी नहीं है। ओके, he wants to create his fortune। वो अपना खुद का फॉर्च्यून बनाना चाहते हैं, किस्मत बनाना चाहते हैं। He has full confidence in his good fortune। उन्हें अपने फॉर्च्यून में पूरा पूरा विश्वास है, पूरा पूरा उनको भरोसा है। इसे थोड़ा और अगर आप लोग चाहे तो एक्सपैंड करके बड़ा करके लिख सकते हैं। एक लाइन ये लिख सकते हैं आप लोग इसमें कि he has confidence that he can change things and that's why he is ready, he is positive and he is afoot and light-hearted for a journey। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ओके, A3 देखते हैं हम लोग। पर्सनल रिस्पॉन्स है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्ग पाथ और रोड इन मैन्स लाइफ। आदमी की जिंदगी में अगर रास्ता बहुत लंबा है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है आप लोगों को बताना है। आंसर में लिख सकते हैं आप लोग, लॉन्ग पाथ्स और रोड आर रोड होना चाहिए था, वेरी इंपॉर्टेंट इन मैन्स लाइफ। आदमी की जिंदगी में लॉन्ग पाथ्स या लॉन्ग रोड्स काफी इंपॉर्टेंट है। वी गेट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ थिंग्स, गुड वंस एंड बैड वंस। अच्छी चीजों का, बुरी चीजों का हमें काफी एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, इवन बैड वंस मेक अस स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और कोई अगर खराब एक्सपीरियंस भी हम लोगों को मिला जिंदगी में तब ये भी हमें मजबूत बनाता है। ओके, वी प्रिपेयर फॉर द लॉन्ग जर्नी एंड वी एंजॉय द जर्नी बिकॉज इट्स लॉन्ग। इस तरह से 4-5-6 लाइन में आप लोग आंसर लिख सकते हैं। A3 हुआ है हमारा। A4 देखते हैं क्या है। पोएटिक डिवाइसेस। ओके, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। स्टिल हियर I carry old delicious burdens। अब देखिए ये फिगर ऑफ स्पीच पैराडॉक्स। ओके, पैराडॉक्स में क्या होता है, ऑपोजिट होना चाहिए था, ये स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। ऑपोजिट आइडियाज हैव बीन पुट टुगेदर। यहाँ पर ऑपोजिट आइडियाज है। हम डेलिशियस कहते हैं अच्छी चीजों के साथ, जैसे डेलिशियस केक, डेलिशियस चॉकलेट, और यहाँ पर बर्डन्स हैं, तो ये थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया। बर्डन यानी बोझ। अगर बोझ आपकी पीठ पर रख दिया जाए तो आप डिलीशियस नहीं कहेंगे। ओके, पहली फिगर ऑफ स्पीच पैराडॉक्स हो सकती है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ये फिगर ऑफ स्पीच हो सकती है। क्या होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट? द एडजेक्टिव डिलीशियस हैज बीन शिफ्ट टू बर्डन्स। यहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं आना चाहिए था बर्डन्स के साथ, डिलीशियस। डिलीशियस कहीं और आना चाहिए था, इसे ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। A4 हुआ है हमारा। देखते हैं A5 क्या है। पोएटिक क्रिएटिविटी, क्रिएट करना यानी बनाना। यहाँ पर आप लोगों को पोएट्री बनाना है। ओके, शायरी करना है आप लोगों को थोड़ी सी, बट इंग्लिश में करना है। कंप्लीट द गिवन लाइंस यूजिंग योर इमेजिनेशन। देयर इज नो वे लीडिंग बैक, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आई मूव फॉरवर्ड डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को इन लाइंस को कंटिन्यू करना है। 1.5 लाइंस है यहाँ पर, आप लोगों को 4 लाइंस करना है पूरी। इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग, देयर इज नो वे लीडिंग बैक, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आई मूव फॉरवर्ड हैप्पी एंड फाइन, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, खुश हूँ, मैं बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। ओके, आई नो सक्सेस विल कम फाइंडिंग मी, मुझे पता है कामयाबी मुझे ढूंढती हुई आएगी। आई विल बी फेमस लाइक द सन आई विल शाइन, और मैं फेमस हूँगा और मैं चमकूंगा सूरज की तरह। काफी अच्छी लाइंस हम लोगों ने यहाँ पे बनाई हैं। देखिए बैक और फाइन, मी और शाइन, यहाँ पे थोड़ा सा हमने राइमिंग वर्ड्स का भी ध्यान रखा है। फाइन, शाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं A5 के बाद में। डी है अप्रिसिएशन। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उन्हें पढ़ना है और पोएम का अप्रिसिएशन लिखना है आप लोगों ने। ये अलग पोएम है। ओके, अभी हम लोगों ने जो पोएम पढ़े
और जिसके आंसर्स हम लोगों ने लिखे वो एक अलग पोएम है, और यहाँ पर अप्रिसिएशन के लिए आप लोगों को एक अलग पोएम दी हुई है। अब देखिए यहाँ पर मैं आंसर बताता हूँ आप लोगों को, बट आप लोगों को सीखना है कि पोइटिक अप्रिसिएशन किस तरह से लिखते हैं। तो फिर से इंटरनेट पर काफ़ी बढ़िया वीडियो है मेरी, हमारे यूट्यूब चैनल JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू पर। वीडियो का नाम है पोइटिक अप्रिसिएशन। इस वीडियो में मैंने बताया हूँ कि किस तरह से हम लोग पोइटिक अप्रिसिएशन लिखते हैं। एक बार अच्छे से अगर आप लोग इसे समझ लेते हैं तो किसी भी पोएम का आप लोग पोइटिक अप्रिसिएशन आराम से लिख सकते हैं। ओके गाइस, अब देखिए यहाँ पर पोएम है, इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे। क्या कोई खुश है क्या आप उसे रास्ते में मिले? डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे। क्या किसी को याद है कि आपने उससे बातचीत की है? दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर। आज का दिन तो लगभग हो गया। एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। और इसका जो हार्ड टाइम है वो मतलब चल रहा है। इज देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड फॉर यू। क्या कोई है जो आपके लिए थोड़ी नर्म टोन में बात करेगा, पोलाइट बातचीत करेगा? डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग। क्या आप किसी फ्रेंड से खुशी से मिले, ग्रीट किया आपने उसे हैप्पीली? और a churlish sort of howdy and then vanish in the throng। या फिर आपने पूछे हैं उससे कि howdy क्या चल रहा है। howdy असल में कहते हैं how do you do को। were you selfish, pure and simple as you rushed along the way। क्या आप selfish थे, simple थे जैसे जैसे आप रास्ते से आगे बढ़े? or is someone mighty grateful for a deed you did today। या फिर आपने आज कोई अच्छा काम किया है, या फिर कोई आपका शुक्रगुजार है, आपने किसी के लिए आज कोई बहुत अच्छा काम किए हैं। ओके, कैन यू सेट अ नाइट इन इम्पार्टिंग विद द डे दैट्स स्लिपिंग फास्ट। क्या आज रात अलग होते हुए, आज का दिन जो तेजी से गुजर रहा है, तो क्या आज रात that you helped a single brother of the many that you passed। तो क्या आपने किसी की मदद की है आज? ओके, किसी को मदद की जरूरत थी और ऐसा हुआ है कि आपने उसकी हेल्प किए हैं। Is a single heart rejoicing over what you did or said। क्या कोई एक भी ऐसा दिल है, कोई एक भी ऐसा व्यक्ति है, इंसान है जो खुश है क्योंकि आपने उसकी हेल्प किए हैं? Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead। क्या कोई ऐसा आदमी है, कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसकी उम्मीद खो रही थी, आपने उसकी हेल्प की है? ओके, क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। पॉइंट्स है, आप लोगों को अप्रिसिएशन इन पॉइंट्स के बेसिस पर लिखना है। टाइटल ऑफ द पोएम, नेम ऑफ द पोइट, थीम लिखना है आप लोगों को। पोएटिक डिवाइसेस और लैंग्वेज कौन सी यूज हुई है इस पोइट्री में ये बताना है आप लोगों को। वैल्यूज, अच्छी बातें क्या सीखे हैं आप लोगों ने, और योर ओपिनियन अबाउट द पोएम। ओके, अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में जो 5 पॉइंट्स दिए हैं, सब पॉइंट्स पर एक एक दो लाइन लिखते हैं तो काफी अच्छा हमारा पोएटिक अप्रिसिएशन तैयार हो जाएगा। बोर्ड ने जो मॉडल आंसर प्रिंट किया है, ये रहा मॉडल आंसर। इसके हिसाब से अप्रिसिएशन के 4 मार्क्स किस तरह से देना है। टाइटल, नेम ऑफ द पोइट, अगर ये चीजें हैं तो 1 मार्क देना है। थीम अगर स्टूडेंट्स लिखते हैं तो आधा मार्क है। पोएटिक डिवाइसेस लिखते हैं तो आधा मार्क है। लैंग्वेज, इस पर 1 मार्क है, और अदर पॉइंट्स इस पर 1 मार्क है। ओके, अब हमको ये मॉडल आंसर के हिसाब से बनाना है। देखिए सबसे पहली चीज है टाइटल, नेम ऑफ द पोइट। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, द नेम ऑफ द पोएम इज हैव यू अर्नड योर टुमारो। दिस ब्यूटीफुल पोएम इज रिटन बाय एडगर गेस्ट। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट था थीम। क्या है इसकी थीम? द theme of the poem is simple and beautiful, help others and improve their lives। एक पोएम की जो थीम है वो काफी सिंपल है, दूसरों की मदद करो और उनकी लाइफ को बेटर बनाओ। पोएटिक डिवाइसेस, एलिट्रेशन यूज हुआ यहाँ पर। एंटीथेसिस एंड इंटरोगेशन have been wisely used in the poem। ये फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज हुई है। ओके, आप एक बार वीडियो देखो, उसके बाद ये आराम से आप लोगों को समझ में आएगा कि इस तरह से पोएटिक अप्रिसिएशन लिखना है। लैंग्वेज, पोएम की लैंग्वेज कैसी लगी हम लोगों को? लिख सकते हैं हम लोग, द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज सिंपल, काफी आसान है, एंड वेरी क्लियर।
और काफी साफ बात है, इट हैज नो सब्जेक्टिविटी। ओके, और सबसे लास्ट हमारा पॉइंट लिखना था अदर पॉइंट्स। तो अपने मन से कोई एक बात लिखते हैं पोइट्री के बारे में। ये द यूज ऑफ इंटरोगेटिव लाइन्स एंड रिपीटिशन अपील अस। ये पोइट साहब ने जो इंटरोगेटिव लाइन्स, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लिखे हैं और वहां पर जो रिपीटिशन ये हुआ है, तो उससे क्या होता है, उससे टू बी अ वंडरफुल सिटीजन, उससे हमें लगता है कि हम एक अच्छे शहरी होने चाहिए, अच्छे सिटीजन होने चाहिए एंड पर्सन, और एक अच्छे व्यक्ति होने चाहिए। आई पर्सनली लाइक द पोइम, और पर्सनली मुझे ये पोइम पसंद है। ये देखिए क्वेश्चन पेपर में हम लोगों को टाइटल ऑफ द पोइम, नेम ऑफ द पोइट लिखने कहा गया था, हमने बताया है। थीम, पोएटिक डिवाइसेस, लैंग्वेज, वैल्यूज और योर ओपिनियन अबाउट द पोइम, सारी चीजें हम लोगों ने लिखे हैं। मॉडल आंसर के हिसाब से भी आप लोग देखते हैं तो लगभग ये सारी चीजें हम लोगों ने बताए हैं, लिखे हैं। डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक, आप लोगों के सामने है सेक्शन 3। ओके, सेक्शन 3 में राइटिंग स्किल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4A, कंप्लीट द एक्टिविटीज एज पर देयर इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर 1 है, यू आर गोपाल, अ रिसेप्शनिस्ट इन द ऑफिस ऑफ अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स। A sales manager, Mr. Deshmukh, visited and handed over the sales report to be submitted to the general manager who was busy attending a meeting. ये वाला करना है 1, यहाँ पर और दिया है, बराबर है। देखिए फिर से बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4A, ये 1 करना है, या ये देखिए ये और दिया है, यहाँ पर आप लोगों को ये करना है। नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इसे 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है, या आप लोगों को ग्रुप डिस्कशन करना है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में ए में 3 ऑप्शन है आप लोगों के पास में। हम 3rd वाला करते हैं ग्रुप डिस्कशन, जिसे 100 या 150 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पर पेंसिल से इसलिए लिखा हूं मैंने क्योंकि क्वेश्चन पेपर में बोर्ड की तरफ से ये चूक हुई थी, मिस्टेक हुई थी, उन्होंने बताया नहीं था कितने वर्ड्स में लिखना है। जनरली इसे 100 to 150 वर्ड्स में लिखना होता है। क्या है ग्रुप डिस्कशन? यू अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स सुजीत, रोहित एंड किशोर, आप हैं और आपके 3 दोस्त हैं, सुजीत, रोहित और किशोर। डिस्कसिंग देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों से बात कर रहे हो कि आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। बट ऑल आर फैसिनेटेड विद द रीडिंग हैबिट, लेकिन आपके सारे दोस्त और आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीजें हैं जो आप लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, बट आप लोगों में कॉमन बात यह है कि आप यू लाइक रीडिंग, यू ऑल लाइक रीडिंग। ओके, राइट अ शॉर्ट ग्रुप डिस्कशन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग टेलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, एनहांसिंग नॉलेज, नॉलेज को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके, इस तरह के आप लोगों को ग्रुप डिस्कशन में डायलॉग लिखना है। ओके, कोई भी डायलॉग नहीं लिख देना है आप लोगों ने, शोले का डायलॉग नहीं लिख देना है। यहाँ पर आप लोगों ने कैसे डायलॉग लिखना है जिससे पता चले कि नॉलेज को बढ़ाने में रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर एक बार अगर आप लोगों को पता नहीं है ग्रुप डिस्कशन किस तरह से करते हैं, तो ये वाली वीडियो अपने चैनल JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू पर है, काफी बढ़िया वीडियो है। आप लोग चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं और ग्रुप डिस्कशन सीख सकते हैं। 12th के लिए भी और 12th के बाद भी आप लोगों के ये काम में आएगी। जब भी आप लोगों को इंग्लिश बोलना है तो काफी सारी इसमें हिंट्स हैं, काफी सारी इसमें एडवाइस हैं, जिससे आप लोग सीख सकते हैं कि ग्रुप में किस तरह से बात करनी है। ओके, अब देखिए ये मॉडल आंसर है। ठीक है, मॉडल आंसर जो महाराष्ट्र बोर्ड ने पब्लिश किया था, ये स्टूडेंट्स लोगों को नहीं दिया जाता, इसकी कॉपी सिर्फ एग्जामिनर लोगों को मिलती है ताकि वो सही तरीके से पेपर चेक कर सके। मॉडल आंसर में जो ग्रुप डिस्कशन है वो 4 मार्क्स के लिए देख सकते हैं आप लोग, जिसमें कंटेंट इस पर 2 मार्क्स हैं, सीक्वेंस या फ्लो ऑफ आइडियाज इसके लिए 1 मार्क है, और अप्रोप्रिएटनेस लैंग्वेज यूसेज इसके ऊपर 1 मार्क है। यानी अंदर की पूरी कंटेंट आप सही लिखते हैं तो 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर आपका फ्लो ऑफ आइडियाज है, सही तरतीब में आप लोग लिखते हैं डायलॉग्स, तब आपको 1 मार्क मिलेगा, और लैंग्वेज वगैरह पर 1 मार्क, टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे। आप लोगों को मैं मॉडल आंसर इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को पता रहे कि किस तरह से लिखना है। ओके गाइस, देखिए यहाँ पर मैंने आंसर लिखा हूं, मी सेड,
जब आप डायलॉग लिखते हैं तो इस तरह का निशान, एक पॉइंट ऊपर और एक पॉइंट नीचे, ये देना जरूरी है। इसे इंग्लिश में सेड कहते हैं। मी सेड यानी मैंने कहा। जो चार लोग बातचीत कर रहे हैं उसमें आप खुद भी एक हैं। सो इन दिस समर, तो भैया इस गर्मियों में, आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल एज मच एज पॉसिबल, मैं इतना फुटबॉल खेलने वाला हूँ जितना पॉसिबल हो। आई हेट सिटिंग एट होम ऑल डे, दिन भर घर पे पड़े रहना, बैठे रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये हमारा डायलॉग कंप्लीट हुआ। तब सुजीत अपना डायलॉग कह रहा है। सुजीत सेड, आई विल ज्वाइन जिम फॉर एन आवर अ डे, भैया मैं जिम ज्वाइन करूंगा, रोज 1 घंटा जाऊंगा। बट मोर देन जिम आई लाइक रीडिंग, बट जिम से ज्यादा मुझे रीडिंग पसंद है। सो आई एम गोइंग टू कंप्लीट अ फ्यू बुक्स, तो मैं कुछ किताबें पढ़ने वाला हूँ। मी सेड, फिर मैंने कहा, आई ऑल्सो लाइक रीडिंग। देख रहे हैं आप लोग, एक तरह का फ्लो है, यानी मैंने जो कहा सुजीत उसके आगे की बात कर रहा है, उस डायलॉग को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ कि भैया पढ़ना तो मुझे भी पसंद है। इंडीड, सच में, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर रीडिंग, रीडिंग के बदले में कोई और काम नहीं हो सकता। रीडिंग अपने आप में काफी बढ़िया काम है। रीडिंग गिव्स अस इंफॉर्मेशन, रीडिंग से हमें मालूमात मिलती है। फिर रोहित ने कहा, डायलॉग लिखने में आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर 4 लोग डायलॉग कह रहे हैं तो आप लोग बाकी सबको भी बोलने का मौका दे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मी हुआ था, फिर हम लोगों ने सुजीत को अपॉर्चुनिटी दी, फिर मी, और अब डायलॉग रोहित का है। ओके, इवन आई यूज्ड टू रीड, इवन आई लाइक टू रीड, कि भैया मुझे भी पढ़ना पसंद है। रोहित कह रहा है, sometimes when I am free I like to read extra curricular books, कि जब कभी मैं फ्री होता हूँ तो सिलेबस के अलावा जो बाहर की किताबें हैं वो पढ़ना मुझे काफी अच्छा लगता है। Some of them are just amazing, कुछ बुक्स तो बहुत अच्छी हैं। I dislike it when people waste their time without utilizing it properly, मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, सही तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं करते, यूज नहीं करते हैं। किशोर सेड, हमारा अगला कैरेक्टर है, वो कह रहा है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, कि बड़ क्या कोइंसिडेंस है, क्या इत्तेफाक की बात है। रीडिंग हैज ऑलवेज बीन माय मोस्ट फेवरेट हॉबी, कि पढ़ना तो हमेशा से मेरी बहुत अच्छी हॉबी है। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था कि 4 दोस्त अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट चारों में कॉमन ये बात है कि उन्हें पढ़ना पसंद है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। आई लाइक प्लेइंग वॉलीबॉल दो, मुझे वॉलीबॉल भी पसंद है, बट मैन कब कहते हैं हम लोग, हिंदी में कहते हैं ना हम लोग, अरे यार, तो उसकी इंग्लिश ये है मैन। बट मैन, रीडिंग इज माई सोल, पढ़ना तो मेरी सोल है, उसके बिना मैं रह नहीं सकता। इट गिव्स यू एस्थेटिक प्लेजर, इससे आपको एक तरह का प्लेजर मिलता है, एक तरह की खुशी मिलती है। एस्थेटिक कहते हैं जमालियाती खूबसूरती, जैसे एक बहुत खूबसूरत फ्लावर है, उसे देखकर आप लोगों को सुकून मिल रहा है। आई थिंक दैट इज एस्थेटिक प्लेजर। सुजीत सेड, द बेस्ट थिंग अबाउट रीडिंग इज दैट इट गिव्स अस नॉलेज, सबसे अच्छी चीज जो रीडिंग के बारे में है वो ये है कि इससे हमें नॉलेज मिलती है ना। क्वेश्चन में ये कहा गया था हम लोगों को, इट एनहांसेस आवर नॉलेज मोर देन एनीथिंग एल्स, रीडिंग से हम लोग अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। रोहित सेड, सो व्हाई नॉट टेक मेंबरशिप ऑफ अ लाइब्रेरी, यहाँ पर टेक होना चाहिए था। ओके, तो चलो क्यों ना एक लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले ले। वी ऑल अग्री दैट रीडिंग इज वंडरफुल, हम सब एग्री होते हैं कि रीडिंग तो अच्छी बात है। इट्स आवर फेवरेट हॉबी एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एनहांसिंग नॉलेज, हमारी फेवरेट हॉबी भी है और नॉलेज को एनहांस करने के लिए ये काफी बढ़िया चीज है, बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मॉडल आंसर में हम लोगों ने कंटेंट लिखते हैं, 2 मार्क मिलेंगे। सीक्वेंस या फ्लो ऑफ आइडियाज है उसे 1 मार्क, और अप्रोप्रिएटनेस लैंग्वेज यूसेज के लिए 1 मार्क। ठीक इसी तरह से हम लोगों ने हमारा आंसर लिखा है। ओके गाइस, आगे देखते हैं हम लोग। बी है, क्वेश्चन नंबर 4 में बी है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। यहाँ पर फिर से आप लोगों को कुछ एक्टिविटीज दी हुई है, आप लोगों ने कोई एक करना है। 1 है ईमेल राइटिंग, अगर आप लोगों को ये नहीं करना है तो फिर ऑप्शन दिया है और, यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग है 2 में, अगर ये भी नहीं करना है तो फिर और दिया है, इंटरनल ऑप्शन दिया है। आप लोग ये देखिए इंटरव्यू के क्वेश्चंस बना सकते हैं, हम लोग ये करेंगे, काफी सिंपल होता है, आसान होता है। 3 है, इमेजिन दैट यू हैव मेट with the topper in MPSC examination,
मान लो कि आप MPSC एग्जामिनेशन के टॉपर से मिले, यू विश इंटरव्यू ऑफ हिम और हर, और आप उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, टू नो हिज और हर जर्नी, ताकि आपको पता चले कि उसकी जर्नी कैसी रही, किस तरह से उसने पढ़ाई की, किस तरह से प्रिपरेशन की है, किस तरह से एग्जाम्स दिए हैं। सक्सेस, प्रिपेयर अ सेट ऑफ 8 to 10 क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। तो आप एक MPSC टॉपर का इंटरव्यू लेंगे तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस आपने बनाने हैं। मार्क्स किस तरह से मिलेंगे आप लोगों को? मॉडल आंसर में कहा गया था कि एप्रोप्रिएट फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस, सही तरीके से आप लोग सवाल बना रहे हैं तो 2 मार्क्स मिलेंगे। लैंग्वेज एंड स्टाइल, इस पर 1 मार्क मिलेगा। और ओवरऑल इंप्रेशन, पूरा आप लोगों के 8-10 क्वेश्चन आप लोगों ने किस तरह से बनाए हैं, इस पर 1 मार्क रहेगा। ओके, एक बार गाइस, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस किस तरह से बनाना है, स्पेशली 12th के लिए, तो ये रही मेरी वीडियो। सेम चैनल है JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू, वहां पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, देखिए इंटरव्यू में हम लोग स्टार्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं, हेलो एंड वेलकम टू आवर कॉलेज मिस्टर अनिल देशमुख। हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि MPSC टॉपर मिस्टर अनिल देशमुख हमारे कॉलेज में आए हैं और हम उन्हें कह रहे हैं हेलो, स्वागत है आपका। ऑन बिहाफ ऑफ आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज की तरफ से, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस इन MPSC एग्जामिनेशंस। आपके MPSC एग्जाम्स में पास होने पर मैं कॉलेज की ओर से आपका स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं। प्लीज स्पेयर अस अ फ्यू मिनट्स, मेहरबानी करके थोड़ा टाइम हमें दीजिए टू आंसर आवर क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन। आप क्वेश्चन 1 पूछा है हमने, व्हेन एंड वेयर वर यू बोर्न, कब और कहां पर आपकी पैदाइश हुई थी, कहां पैदा हुए थे आप। क्वेश्चन 2, हाउ चैलेंजिंग इट इज, कितना डिफिकल्ट था आपके लिए टू बी फ्रॉम अ रूरल एरिया एंड कंटिन्यू एजुकेशन। आप एक रूरल एरिया से थे, एक गांव से थे, देहात से थे, फिर भी आपने एजुकेशन कंटिन्यू किया। डिफिकल्ट था क्या ये, कितना डिफिकल्ट था। क्वेश्चन 3, हु इज योर इंस्पिरेशन इन दिस अमेजिंग जर्नी, आपकी जो कामयाबी है इस जर्नी में आपकी इंस्पिरेशन कौन है, किससे इंस्पायर हुए हैं आप। क्वेश्चन 4, व्हाट इज योर फॉर्मूला फॉर सक्सेस, आपके हिसाब से सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। क्वेश्चन 5, हाउ कम डिड यू क्रैक द एग्जाम्स, किस तरह से आप ये एग्जाम्स पास कर पाए भैया। प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दैट, थोड़ा सा बताएं इस बारे में। क्वेश्चन 6 है, हाउ हेल्पफुल इज द इंटरनेट इन एग्जाम प्रिपरेशंस इन योर आईज, आपके हिसाब से एग्जाम्स के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंटरनेट कितने फायदे की चीज है। क्वेश्चन 7, पॉवर्टी इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल, गरीबी बहुत बड़ी रुकावट है, बाधा है, प्रॉब्लम है इन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, तरक्की के रास्ते में गरीबी काफी बड़ा प्रॉब्लम है। हाउ फार डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, आपको क्या लगता है ये बात कहां तक सही है। क्वेश्चन 8, इज योर जर्नी ओवर हियर, अब आप MPSC हो गए तो आपका सफर खत्म हो गया, अब आप आगे कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे। और आर देयर एनी गोल्स दैट यू विश टू अचीव, या फिर आगे आपको और कंटिन्यू करना है, और कोई चीज आप लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज योर ओवरऑल जर्नी बीन, आपका सफर कैसा रहा ये पढ़ाई करना, प्रिपरेशन करना, एग्जाम देना। वुड यू लाइक टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी अबाउट इट, क्या आप अपनी खुद की एक बुक लिखना चाहेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, सर व्हाट इज योर मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स हियर, कि आप इन स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस लिखे हैं और बढ़िया फैंटास्टिक क्वेश्चंस हम लोगों ने लिखे हैं। ओके, ये क्वेश्चन था, देखिए इंटरव्यू के क्वेश्चंस हम लोगों को बनाने थे और ये इस तरह से डिवीजन ऑफ मार्क्स था, लगभग इसी तरह से हम लोगों ने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सी है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, फिर से यहाँ पर आप लोगों को कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं। नंबर 1 करना है स्पीच राइटिंग, अगर ये नहीं करना चाहते आप तो नंबर 2 करना है कंपेयरिंग, अगर ये भी नहीं करना चाहते तो यहाँ पर और लिखा है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, आप लोगों को एक आइडिया दिया रहेगा उसको एक्सपैंड करके लिखना है, उसके बारे में डिटेल लिखना है। ये समरी का अपोजिट होता है। समरी में आप लोगों को अगर 18 लाइन की कंटेंट है तो उसे 6 लाइन में लिखना होता है, यहाँ पर 1 लाइन की कंटेंट है तो उसे 8-10 लाइन में लिखना होता है आपको। क्या है, expand the following idea by using the points time and tide wait for none, कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। ओके,
किन पॉइंट्स की मदद से आप लोगों ने लिखना है? मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब, इस प्रोवर्ब का मीनिंग क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है? प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, किस तरह से टाइम को मैनेजमेंट करना है? एड योर ओन पॉइंट्स, और कोई पॉइंट दिल से लिख देना है। ओके, इसी को लिखते हैं हम लोग एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। मॉडल आंसर में क्या कहा गया था? बोर्ड की तरफ से जो मॉडल आंसर पब्लिश हुआ था उसमें था एक्सपेंशन ऑफ द आइडिया, इस पर 2 मार्क्स रहेंगे। प्रॉपर इंट्रोडक्शन, अगर स्टूडेंट इंट्रोडक्शन लिखते हैं सही तरीके से तो 1 मार्क देना है, और कंक्लूजन पर 1 मार्क देना है, टोटल 4 मार्क्स। ओके, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया पर ये वाली मेरी वीडियो है, आप लोग उसे देख सकते हैं। एक्चुअली एसएससी और एचएससी, चाहे वो स्टेट बोर्ड का हो, सीबीएसई का हो, या जनरल इंग्लिश आप लोग सीखना चाह रहे हो, काफी सारी कंटेंट मेरे चैनल पर है गाइस, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को दबा सकते हैं, और अपने दोस्तों में प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, आंसर की शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे हम लोग ऊपर, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम इज अ वंडरफुल गिफ्ट गिवन बाय हेवंस, हेवंस के जरिए यानी गॉड ने हमें ये गिफ्ट दिया है टाइम का। इफ यू यूज इट वाइजली, अगर आप समय को सही तरीके से यूज करते हैं, यू आर अ जीनियस, तो आप एक जीनियस हो। इफ यू वेस्ट इट, अगर आप इसे वेस्ट करते हैं, यू गेट वेस्टेड इन द एंड, तो फिर आप बर्बाद हो जाओगे। Whatever wealthy a person might be, कितना भी अमीर अगर कोई आदमी हो, if he wastes even a single minute of his life, अगर वो अपने जीवन का 1 मिनट भी वेस्ट कर रहा है, he will not be able to get it back by means of money or influence or whatever. कितना भी अगर अमीर आदमी है, अपनी जीवन का 1 मिनट भी अगर वो वेस्ट कर रहा है तो उसे वापस नहीं ला सकता, चाहे वो पैसा खर्चा करे, अपनी पहुंच का इस्तेमाल करे, या जो कुछ भी करे। Many people say time is money, कई लोग कहते हैं टाइम मनी है। I totally disagree with that, मैं इस बात से राजी नहीं हूं, मैं डिसएग्री करता हूं इस बात को। पैसा समय नहीं है। You can earn money once you lose it, अगर आप पैसे खो दें तो आप कमा सकते हैं, but time man, लेकिन टाइम, अरे यार, you can never even ever earn wasted time, आप वेस्ट किया हुआ टाइम कभी अर्न नहीं कर सकते। द ट्रूथ इज एन इंच ऑफ गोल्ड विल नॉट बाय यू एन इंच ऑफ टाइम, अगर आपने 1 इंच गोल्ड भी ला दिए और थोड़ा सा टाइम चाहे उसके बदले गया हुआ, तो आप उसे वापस नहीं ला सकते। दैट्स राइट, इफ यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू रिपेंट इट लेटर। अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं तो मेरा भरोसा करो, आप बाद में पछताने वाले हो। लाइक टाइड, जिस तरह समुद्र में टाइड आता है, ज्वार भाटा आता है। ओके, टाइम इज ऑल्सो अ नेचुरल प्रोसेस, समय भी एक नेचुरल प्रोसेस है। यू कैंट मेस विद इट, आप समय से खेल नहीं सकते कि चलो वेस्ट करो, इसे बाद में देखेंगे। सो इफ वी कैंट स्टॉप टाइम, द रियल क्वेश्चन इज, तो अगर हम समय को रोक नहीं सकते तो फिर सवाल क्या है? व्हाट टू डू विद इट, भैया फिर समय का करना क्या है? इट्स ऑलरेडी पासिंग, ये तो कट रहा है, ये तो गुजर जा रहा है, फिर क्या करना है इसके साथ? हम रोक नहीं सकते इसे। I suggest you spend it doing the most right and necessary thing. तो मैं ये कहूंगा कि आप समय कैसा गुजारो, जिस चीज में आपका विश्वास है कि ये सबसे सही काम है, अभी मैंने ये करना चाहिए, ये सबसे जरूरी है। At the end, I would like to conclude saying, और लास्ट में मैं इतना कहूंगा, you should make proper time management, आपने टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। Whoever you are, आप जो कोई भी हो, a student, a teacher, a doctor or somebody else, मैनेज योर टाइम, तो टाइम को मैनेज कीजिए, एंड यू वोंट हैव टू रिपेंट लेटर, और बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप लोग एक्सपेंशन ऑफ आइडिया कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में डी था, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, फिल्म रिव्यूज, यही वाला लिख देते हैं हम लोग। डी है 4 मार्क्स के लिए, आपको किसी फिल्म के बारे में अपनी ओपिनियन देना है 100 to 150 वर्ड्स में। क्वेश्चन क्या है? राइट अ रिव्यू ऑफ अ फिल्म व्हिच यू लाइक्ड मोस्ट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उनकी मदद से किसी एक मूवी का रिव्यू लिखना है। किन पॉइंट्स से? वो मूवी की स्टोरी या थीम क्या है, उसके प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कौन है, उसमें स्पेशल फीचर डायरेक्शन का क्या पसंद आया आपको, कैरेक्टर्स और उनके बीच में जो झगड़ा है वो किस बात को लेकर है, म्यूजिक और डांस और सॉन्ग्स और फोटोग्राफी एटसेट्रा, इस पर लिखना है, और योर ओपिनियन, आपको मूवी क्यों अच्छी लगती है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग।
अगर वो नहीं कर रहे आप तो ब्लॉग राइटिंग करना है नंबर 2 पर, या फिर अपील बनाना है। तो हम तो यही करेंगे भैया, फिल्म रिव्यू, इसके साथ जाते हैं हम लोग। मॉडल आंसर में कहा गया था अगर प्रेजेंटेशन ऑफ थीम या स्टोरी लाइन है तो 2 मार्क्स देना है, टेक्निकल और नॉवेल एस्पेक्ट्स हैं तो 1 मार्क देना है, ओवरऑल पूरा आंसर अच्छा लग रहा है तो 1 मार्क देना है। इस तरह टोटल 4 मार्क का बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये मॉडल आंसर पेपर में कहा गया था। ये देखिए, ये मेरी वीडियो है, इसमें आप लोग सीख सकते हैं फिल्म या मूवी का रिव्यू किस तरह से लिखना है। सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डिटेल में बताया हूँ, आप लोग आराम से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ओके, आंसर की शुरुआत करते हैं हम लोग। द टाइटल ऑफ द मूवी इज हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन। यहाँ पे मूवी का नाम बता दिए हमने कि भैया ये मूवी है, इस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इट इज बेस्ड ऑन द फेमस नॉवल बाय J.K. रॉलिंग। J.K. रॉलिंग इन्होंने नॉवेल लिखा था, उस पर ये मूवी बनी है। दिस मूवी वाज रिलीज्ड इन 2001। द मूवी वाज डायरेक्टेड बाय क्रिस कोलंबस। और डायरेक्टर कौन है? क्रिस कोलंबस। डायरेक्टर का क्यों लिख रहे हैं हम लोग? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बताया गया था कि डायरेक्टर के बारे में लिखना है भैया। ओके, पैराग्राफ बना के लिखते हैं हम लोग। स्पीकिंग ऑफ इट्स जॉनर, जॉनर यानी टाइप, किस टाइप की है ये? रोमांटिक है, कॉमेडी है, एक्शन है। इट्स एन एडवेंचर मूवी। अब देखिए, इट्स को मैंने रेड कलर में लिखा हूं क्योंकि मुझे समझाना है ITS इट्स और IT' इट्स, इसमें डिफरेंस क्या है। जब आप ये वाला बोलते हैं तो आपका मतलब होता है इसका, इट्स यानी इसका, और जब आप ये वाला बोलते हैं तो आपका मतलब होता है इट इज। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज का। तो ये कैसी मूवी है? एडवेंचर मूवी है। फ्रॉम द डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो इट इज स्कैरी, काफी भयानक है, बट नॉट टू स्कैरी, लेकिन इतनी भी ज्यादा भयानक नहीं है। ठीक है, कुछ सांप वगैरह आते हैं उसमें, कुछ सीन्स हैं काफी बोल्ड से। आई स्पेशली लाइक द डायरेक्शन, मुझे डायरेक्शन पसंद है। अमंग स्पेशल कैरेक्टर्स आर हैरी पॉटर, डैनियल रैडक्लिफ, हेरमियोन ग्रैंगर, एमा वैटसन, रॉन वीसले, रूपर्ट ग्रिंट एंड अदर्स। ये मेन कैरेक्टर्स हैं ये वाले। द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन गुड हैरी एंड बैड वोल्डेमॉर्ट। और 2 लोगों के बीच में झगड़ा है मेन, एक तो हैरी है हमारी कहानी का हीरो और एक विलेन है। ओके, द म्यूजिक एंड द डांसेस आर ऑसम। अब देखिए, कुछ चीजें आप लोगों को दिल से लिख देना पड़ेगी। मुझे नहीं मालूम हैरी पॉटर में म्यूजिक है या डांसेस है या उसमें सॉन्ग्स है या नहीं है, बट कुछ तो आपको दिल से लिख देना पड़ेगा। ओके, आई डोंट लाइक द सॉन्ग्स रियली। द फोटोग्राफी इज वर्थ वॉचिंग। फोटोग्राफी देखने जैसी है, वर्थ वॉचिंग यानी देखने जैसी है। डिस्पाइट फ्यू ड्रॉबैक्स, बावजूद इस बात के कि मूवी में कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, दिस इज अ मास्टरपीस, ये काफी बढ़िया मूवी है। आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज एवर प्रोड्यूस्ड। मुझे लगता है कि अभी तक जो मूवीज बनी है उसमें ये काफी अच्छी मूवी है। एक वन मस्ट गो फॉर इट, देखना तो चाहिए भैया। और नीचे हमने स्टार भी दे दिए। जिस तरह पर आप अमेजन से शॉपिंग करके रैंकिंग करते हैं, स्टार्स देते हैं, वैसे हम लोगों ने लिखा है। इस तरह से आप लोग फिल्म का रिव्यू लिख सकते हैं। वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा किस तरह से लिखना है। ओके, और भी डिटेल में वीडियो में बताया हुआ है, यहाँ पर मैं सारी चीजें आप लोगों को नहीं बता सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है हमारा। हम स्विच होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, आप लोगों के सामने है 5 का ए। क्या है 5 का ए? एक्चुअली ये सेक्शन 4 है, लिटरेरी जॉनर। जॉनर यानी टाइप, कैटेगरी, नॉवेल। नॉवेल पर डिपेंड यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5A। ओके, कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शंस। 4 मार्क्स के लिए हैं और यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट है जो 2 मार्क्स के लिए है। ओके, अब ये फर्स्ट में देखिए A, B, C, D 4 अलग अलग आप लोगों को सब क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है, यानी A हाफ मार्क के लिए है, B हाफ मार्क के लिए, C और D हाफ मार्क्स के लिए। ओके, फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम कॉलम A विद दोस फ्रॉम द कॉलम B। अब कॉलम A में यहाँ पर A, B, C, D दिए हैं आपको, कॉलम B में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हैं। ओके, अगर आप लोगों की अच्छी स्टडी है अब आप लोग ये आराम से कर सकते हैं। ओके, हम लोग देखते हैं आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5A। ये देखिए, पहला है मुरासाकी सिकिम। ओके, इसकी पेयर आएगी कॉलम B में टेल ऑफ गेंजी। बी है जोनाथन स्विफ्ट, एक नॉवेलिस्ट थे
आप लोगों ने मूवी देखी होगी गुलिवर्स ट्रैवल्स, जिसमें काफी छोटे जो है तो लोग होते हैं और एक नॉर्मल आदमी एक आइलैंड पर जाता है, वहां वो लोग उसे पकड़ते हैं। वो जो नॉवेल है जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है और उस नॉवेल का नाम है गुलिवर्स ट्रैवल्स। एक्चुअली जो आदमी वहां पर जाता है उसका नाम गुलिवर होता है। ओके, जॉन बनियान। यहाँ पर आएगा द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस और लास्ट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनका पेयर आएगा राजा मोहन्स वाइफ। ओके, तो 5 का ए का फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हुआ है। अब सेकंड में हमारे पास है पिक द ऑड वर्ड आउट। ओके, कुछ लोग इसे ऑड मैन आउट भी कहते हैं। ओके, यानी यहाँ पर आप लोगों को 4 चीजें दी हुई हैं, उसमें से कोई एक अगर मतलब ऑड है, अजीब है, वहां पे सूट नहीं हो रहा है, तो आपने उसे रिमूव करना है। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, अगर आप लोगों के पास ऑप्शन है लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल और एक है नोटबुक, तो यहाँ पर जो नोटबुक है वो ऑड वन है। ओके, बाकी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स में है या इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं, लाइक दैट। ओके, तो ए है अमित घोष, विक्रम सेठ, हेनरी फील्डिंग और अमिता देसाई। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग हेनरी फील्डिंग, ये आंसर होगा। यहाँ पर बी था प्लॉट, नोवेला, सेटिंग और थीम। इनमें से और कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बी का आंसर है नोवेला। ओके, सी है प्लेस, टाइम, क्लाइमेट एंड एपिस्टोलरी। सी का आंसर यहाँ पर होगा एपिस्टोलरी। एपिस्टोलरी का मीनिंग होता है इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। ओके, क्यों ये एपिस्टोलरी आएगा? क्योंकि ये एक तरह की राइटिंग होती है, बाकी प्लेस, टाइम और क्लाइमेट राइटिंग नहीं है। जैसे ड्रामा है, जैसे नॉवेल है, तो एपिस्टोलरी एक तरह की राइटिंग है। ओके, हॉरर, मिस्ट्री, पिकारेस्क और थ्रिलर। तो डी का सही आंसर आएगा पिक्चरेस्क। पिक्चरेस्क आना चाहिए, यानी वेरी अट्रैक्टिव। डी में आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ रिकी ब्रेथवेट मैनेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। के अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर में रिकी इन्होंने किस तरह से चेंज लाया है। 50 वर्ड्स मतलब आप लोग सरासर ये 5-6-7 लाइन लिख सकते हैं। ओके, ये देखिए आंसर लिखे हैं हम लोगों ने। द नरेटर E.R. Braithwaite was once a teacher. एक मर्तबा वो टीचर थे, and here in the story he tells us that story. और इस कहानी में वो उस टाइम का जिक्र कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं कि पुरानी बात है, मैं एक बार टीचर का। The school, Green Slate School, is already infamous for its rudely behaved students. जहाँ पर वो थे ग्रीन स्लेट में, वो स्कूल थोड़ा सा बदनाम था कि भैया यहाँ पे कोई सही स्टूडेंट्स नहीं है, काफी शरारती बच्चे होते हैं यहाँ पर। He decides to keep calm while dealing with them. तो वो टीचर सोचते हैं, रिकी सोचते हैं कि मैं स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल शांत रहूंगा, ओके, अच्छे से हैंडल करूंगा, बिकॉज स्कोल्डिंग वोंट वर्क हियर, क्योंकि उनको डांटने से काम नहीं चलेगा। स्कोल्ड करना यानी डांटना। ओके, तो किस तरह से वो बच्चों को हैंडल करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि मुझे डांटना नहीं है। He takes more and more efforts for his teaching skills. और वो अपने अंदर जो स्किल्स है उन्हें बढ़ाते हैं कि मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, मैं एक अच्छा टीचर बनूंगा। ऑलरेडी अच्छे हैं, he is already good but he wants to be better. Okay? He becomes as compassionate and patient. वो इतने दयालु, इतने काइंड और इतने पेशेंट बनते हैं as possible, जितना के हो सकता है, while dealing with his children, अपने बच्चों के साथ में। उनके चिल्ड्रन का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स है। He finds changes in students, और फिर धीरे धीरे उनको स्टूडेंट में चेंज मिलता है। ओके, He tries to understand about the kids' background to understand them fully. वो सोचते हैं कि थोड़ा सा बच्चों के बैकग्राउंड के बारे में भी मालूम होना चाहिए, ओके, ताकि मैं उन्हें समझ पाऊं। इन अ नटशेल, बहुत अच्छा एक फ्रेज है। हम बोलते हैं ना भैया शॉर्टकट में एक बात बोलूं, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं इन अ नटशेल he becomes a perfect teacher and manages to bring about a change in his students. तो शॉर्टकट में कहें तो वो एक अच्छे टीचर बनते हैं और कामयाब होते हैं अपने स्टूडेंट्स में एक चेंज लाने में। आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के अराउंड लाइंस लिखी है हम लोगों ने। काफी कुछ लिखा है इसमें हम लोगों ने। इस तरह से आप लोगों ने एग्जाम में आंसर लिखना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर रहा आपके सामने बी, और बी में सेकंड है हाउ डज मिस्टर ब्रेथवेट मैनेज टू इंक्रीज द कल्चरल एक्सपोजर ऑफ द क्लास। किस तरह से हमारे जो टीचर हैं मिस्टर ब्रेथवेट वो कामयाब होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं क्लास को मतलब कल्चरल बनाने में। ओके, ये देखिए आंसर में हम लोग लिख सकते हैं
He wanted to teach them activities that go on inside the school. वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते थे उन सारी एक्टिविटीज के बारे में जो स्कूल में होती हैं, बताई जाती हैं। एंड और साथ ही साथ with this he also wanted to teach the students the activities that go on outside the school walls. वो अपने स्टूडेंट्स को ये भी बताना चाहते थे कि स्कूल की दीवारों के बाहर की दुनिया कैसी है, क्या चलता है वहां पर। ओके, यानी वो फुल्ली एजुकेट करना चाहते थे अपने किड्स को। So he took them to field trip, तो वो उन्हें बाहर ले जाने लगे फील्ड ट्रिप पर। He also took them to museum and sometimes theater. कभी कभार वो म्यूजियम या थिएटर में ले जाने लगे बच्चों को। The students had never been to these places. इससे पहले उन स्टूडेंट्स को ऐसी जगहों पर किसी ने नहीं ले गया था। This change was amazing for them. उनके लिए ये चेंज काफी अच्छा था बच्चों के लिए, because the teacher was different from other teachers. क्योंकि ये वाले टीचर मिस्टर ब्रेथवेट बाकी टीचर से थोड़े डिफरेंट लग रहे थे। He also managed to take a white teacher with him. और वो टीचर अपने साथ एक व्हाइट टीचर को भी रखने लगे। ओके, These things worked out pretty well. और इन चीजों से काफी कुछ फायदा हुआ। इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि मिस्टर ब्रेथवेट ने कल्चरल एक्सपोजर किया। ओके, सी है फर्स्ट, डिस्क्राइब हाउ फिक्स द डिटेक्टिव क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर मिस्टर फॉग। किस तरह से इस डिटेक्टिव ने मिस्टर फॉग के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की। अरेस्टिंग हिम फॉर बैंक रॉबरी, एंड बैंक रॉबरी के लिए वो उन्हें अरेस्ट करता है मिस्टर फॉग को। एंड हाउ मिस्टर फॉग ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और मिस्टर फॉग किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 2 मार्क्स के लिए आप लोग देख सकते हैं, हम लोग आंसर में लिख सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नॉवल, के नॉवल के एंड होते होते लास्ट में फिक्स अरेस्ट मिस्टर फॉग ऑन द अराइवल एट लिवरपूल। फिक्स जो है मिस्टर फॉग को अरेस्ट करता है। यहाँ पर फिक्स एक डिटेक्टिव है और मिस्टर फॉग कहानी के हीरो हैं। ओके, फॉग, आउटा एंड पासपोर्टो आर ऑब्वियसली अपसेट। तो ये लोग अपसेट हो जाते हैं कि अरे यार अब इसने अरेस्ट कर लिया है। फॉग इज थ्रोन इन जेल, और उसे जेल में रखा जाता है फॉग को। इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल मोमेंट्स इन द एंटायर नॉवल। पूरी नॉवल के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन बाद में क्या होता है, द रियल रॉबर इज फाउंड। डिटेक्टिव को पता चलता है कि एक्चुअल जो रॉबर है, जो चोर है, वो कोई और है। रिजल्टेंटली, नतीजे के तौर पर फॉग इज रिलीज्ड, उन्हें छोड़ा जाता है। टू मेक अप फॉर द लॉस, और नुकसान की भरपाई के लिए अ स्पेशल ट्रेन इज ऑर्डर्ड फॉर दीज गाइज। एक स्पेशल ट्रेन ऑर्डर की जाती है। फॉग अराइव्स इन लंदन लेट, और फॉग वहां पर थोड़ा सा लेट पहुंचते हैं। ओके, सी का जो सेकंड था वो भी 2 मार्क्स के लिए था। क्वेश्चन था, इन व्हाट वे वाज मिस्टर फॉग्स फाइनल विनिंग द वेजर कनेक्टेड विद आउडा। इस तरह से मिस्टर फॉग शर्त जीतते हैं, और आउडा कैसे रिलेटेड है, यानी आउडा का क्या पार्ट था उसके अंदर शर्त जीतने में। थोड़ा बड़ा आंसर है, हम लोग लिख सकते हैं इन द नॉवल एट वन पॉइंट मिस्टर फॉग क्रॉस्ड इंडिया। इन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो कहानी में एक पॉइंट पर क्या होता है, मिस्टर फॉग इंडिया क्रॉस करते हैं। ही मैनेजेस टू सेव आउडा ब्रेवली, और वो आउडा को बचाते हैं। हर कहानी में ऐसा होता है, हीरो किसको बचाता है, हीरोइन को बचाता है। ओके, दिस क्रिएट्स एन इम्प्रेशन इन आउडास हार्ट फॉर मिस्टर फॉग। अब वो लड़की जो है आउडा, वो चाहती है कि मिस्टर फॉग से शादी करना, या वो उन्हें पसंद करती है। ओके, विद द पैसेज ऑफ टाइम आउडा प्रपोज्ड टू मिस्टर फॉग, और टाइम गुजरने के साथ साथ वो लड़की मिस्टर फॉग को प्रपोज करती है। मिस्टर फॉग एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल rather surprised, और शादी के लिए वो भी तैयार हो गए। उन्हें काफी हैरत हुई। He was surprised as he had lost the money and the reputation, and still this girl was ready for marriage. उन्हें हैरत इस बात पर हुई कि मैं शर्त हार गया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, इज्जत नहीं है, मतलब मैं शर्त हार चुका हूँ, और ये लड़की फिर भी शादी के लिए तैयार है। He couldn't believe it. उन्हें विश्वास नहीं हुआ। The marriage was to be fixed, और फिर उनकी शादी तय होनी थी। But later they came to know that this marriage was impossible. But उन्हें पता चला कि यार ये शादी तो नहीं हो सकती। Because the next day was Sunday, क्योंकि अगला दिन संडे था। This whole thing made them understand that, और इस पूरी बात से उन्हें समझ में आया, because of this journey, कि हम जिस जर्नी पर गए थे, they are one day ahead, तो वो एक दिन आगे चल रहे हैं। मतलब अभी एक दिन का टाइम है उनके पास में। They realized that they had actually won the wager, और उन्हें पता चला, उन्हें एहसास हुआ कि भैया हम तो शर्त जीत गए हैं। ओके, डी है
डी में फर्स्ट है, फिर से 2 मार्क्स के लिए। ये देखिए नॉवेल के सेक्शन में आप लोगों को 2-2 मार्क्स के लिए थोड़ा ज्यादा लिखना है। ओके, समझ रहे हैं आप लोग? तो फर्स्ट है डिस्क्राइब हाउ शेरलॉक होम्स डिस्कवर्ड द कनेक्शन बिटवीन मिस वॉटसन रिसीविंग प्रेशियस पेर्ल्स विद मेजर शोल्ट। ये बताओ शेरलॉक होम्स ने किस तरह पता लगाया कि मिस वॉटसन और मेजर शोल्टो इनके बीच में कोई तो लिंक है। ओके, कोई तो कनेक्शन है। किस तरह से शेरलॉक होम्स को ये बात समझ में आई, 2 मार्क्स के लिए है। आंसर में लिख सकते हैं हम लोग, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट होम्स हियर इज वन ऑफ द बेस्ट डिटेक्टिव्स इन द एंटायर वर्ल्ड। भैया सबसे पहली बात तो यह है कि होम्स है, वो बहुत बड़ा डिटेक्टिव है, छोटी से छोटी बात को वो नोट करता है। ही कुड नोटिस इवन द माइन्यूटेस्ट डिटेल्स, वो छोटी से छोटी चीज को भी नोटिस करता है, दैट अदर्स आर सपोज्ड टू इग्नोर, जो दूसरे इग्नोर कर देते हैं। Now he realized that Major Sholto was the only friend of Mary Mopson's father. तो होम्स को एहसास होता है, वो गेस करता है, उसे पता चलता है कि मेजर शोल्टो जो है तो मैरी मॉटसन के पिताजी के दोस्त थे। He remembered that there was a letter mentioning injustice to Mary Mopson's. और एक लेटर के बारे में उसे पता चलता है जिसमें लिखा था कि मेरी मॉटसन के साथ कुछ नाइंसाफी हुई है, इनजस्टिस हुआ है। द सेम लेटर इंस्ट्रक्टेड देम टू विजिट लाइसियम थिएटर, और उसी लेटर में लिखा था कि आप लोग लाइसियम थिएटर पर आओ। दिस वाज द बेसिक रीजन होम्स डिस्कवरिंग अ कनेक्शन बिटवीन मेरी मॉटसन रिसीविंग पेर्ल्स एंड मेजर शोल्टो। इसी बेसिस पर होम्स समझ जाता है कि कुछ तो बात है, मैरी मॉटसन इन्हें जो पर्ल्स जो मोती मिल रहे हैं इसमें और मेजर शोल्टो में कहीं पर तो कोई कनेक्शन है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पेपर का, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर एंड हो रहा है हमारा। हाउ डज द मिस्ट्री ऑफ बार्थोलोम्यूज मर्डर लीड होम्स टू ट्रैक डाउन स्मॉल। बार्थोलोम्यू का मर्डर हुआ और इस बेसिस पर होम्स ने किस तरह से स्मॉल को ढूंढ निकाला। स्मॉल हमारे नॉवेल में कैरेक्टर है। ओके, हम लोग लिख सकते हैं इन द इवेंट्स, कहानी में बार्थोलोम्यू वाज फाउंड डेड, वो डेड मिला एक जगह। होम्स रियलाइज्ड दैट द रीजन फॉर द डेथ वाज पॉइजनस डार्ट, और होम्स को पता लग गया कि इसके मरने का जो कारण है, जो रीजन है, वो एक जहरीली डार्ट है। डार्ट एक तीर जैसी चीज होती है जिसे हम लोग फेंकते हैं। ओके, ओह अ बेल रिंग्स इन होम्स हेड, तो होम्स के दिमाग की घंटी बजी। ओके, on this fact, Holmes immediately concluded that the murderers are none other than Jonathan Small and his accomplice. तब होम्स ने अंदाजा लगा लिया कि भैया कातिल लोग कोई और नहीं है, एक तो स्मॉल है और दूसरा उसके साथ वाला है accomplice, यानी जो किसी भी क्राइम में आपके साथ होता है वो accomplice होता है। Later, after some efforts and struggle, Holmes traces the steam lounge. फिर होम्स पीछा करता है फिल्मों की तरह उस लाउंज का। At this point, Small tries his best to escape. Small कोशिश करता है वहां से भागने की, but later it turns out that he is incapable of escape. लेकिन वो भाग नहीं सकता। He is caught in the end. End में वो पकड़ा जाता है। This is how the mystery of Bartholomew's murder led Holmes to track down Small. इस तरह बार्थोलोम्यू के मर्डर से होम्स को मदद मिली स्मॉल को ढूंढने में। इस तरह से आप लोग आंसर लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पेपर एंड होता है। तो डियर फ्रेंड्स, होप कि आप लोग लेक्चर को, वीडियो को पसंद करेंगे। चैनल हमारा उसे सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। और ये वीडियो, इसके साथ 3 काम करने हैं, लाइक, कमेंट और शेयर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।